बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन के फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, तो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें 16 टॉपिक्स है। आपके पास ये पीडीएफ तो होगा। ओके, जिसके अंदर हमने पैथो के पहले कवर किए थे, ईएनटी के कवर किए थे, बारी है कम्युनिटी की। तो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक के अंदर 5 एससीक्यू आने हैं। वो कौन कौन से टॉपिक है? नंबर 1 स्कूल हेल्थ सर्विस। अब ये छोटे छोटे टॉपिक है तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ है, रेडियोलॉजी है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, मेडिकल कम्युनिकेशन, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इम्यूनोलॉजी एंड द स्क्रीनिंग है। ओके, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वाले चैप्टर में से। अब मैं उन्हीं टॉपिक को या उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आ चुकी है या उनके आने के चांसेस है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ना है कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। ये जो हमारे मेंटल हेल्थ डिजीजेज होती है, तो आपने जो मेंटल डिजीजेज है या मेंटल इलनेस है उसको दो में डिवाइड कर देना है, मेजर इलनेस और माइनर इलनेस है। जो मेजर इलनेस के अंदर सबसे बड़ी जो कॉमन एग्जाम्पल है वो शिजोफ्रीनिया की आपने याद कर लेनी है। शिजोफ्रीनिया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस जिसको हम सिंपल बाइपोलर डिजीज कहते हैं, और नंबर 3 एक्सट्रीम सस्पिशियन जिसको हम पैरोनिया कहते हैं। माइनर इलनेस के तो दो टाइप आ जाती है। नंबर 1 न्यूरोसिस या साइकोन्यूरोसिस, और नंबर 2 आ जाती है पर्सनैलिटी और करेक्टर डिसऑर्डर आ जाती है। क्लियर? तो पर्सनालिटी अगर स्प्लिट हो जाए तो उसको बोलते हैं शिजोफ्रेनिया, जिसके अंदर बंदा अपनी ही ख्वाबी दुनिया में रहता होता है। उसके बाद बाइपोलर डिजीज है जिसमें एक्साइटमेंट होगी और डेप्थ ऑफ डिप्रेशन होगा। नंबर 3 पैरोनिया जिसके अंदर एक्सट्रीम सस्पिशन होती है। माइनर के अंदर आपने न्यूरोसिस और साइकोन्यूरोसिस है। न्यूरोसिस या साइकोन्यूरोसिस के अंदर क्लासिकल एग्जांपल आ जाएगी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, जिसमें मॉर्बिड फियर, कंपल्शन, ऑब्सेशन देखने को मिलेगा। नंबर 1 ये चीज देख ली। नंबर 2 आपने तैयार करना है इटियोलॉजी ऑफ मेंटल हेल्थ। उसका मिमोनिक होता है एसएचओ। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा मिमोनिक बताऊंगा क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, भूल जाओगे आप वरना। एसएचओ, एस से क्या होगा? सोशल पैथोलॉजिकल कास्ट। एच से होगा आपका हेरिडेटरी, और ओ से आ जाएगा ऑर्गेनिक। और आपने एक एक एग्जांपल नोट करनी है। ऑर्गेनिक के अंदर आपने आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस, न्यूप्लाज्म, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिजीज की क्लासिकल एग्जांपल आप देख सकते हो, या पार्किंसन है। हेरिडेटरी के अंदर क्लासिकल एग्जांपल है शिजोफ्रेनिया की। सोशल पैथोलॉजिकल के अंदर जो आपके लाइक सैडनेस है, वरी है, एंजाइटी, इमोशनल स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, हैप्पी मैरिज है, ब्रोकन होम, पॉवर्टी, इनकी वजह से सोशल पैथोलॉजिकल कॉजेज है। और लास्ट जो हेडिंग आई वो इन्वायरमेंटल की। आप एग्जाम में एक मरतबा आ चुके हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर को कैसे याद रखना? इसका मिमोनिक है प्रिंट। पी से क्या आ जाएगा? साइकोट्रॉपिक ड्रग आ जाती है। आर से रेडिएशन आ जाएगा। ए आई से इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। ओके, इन्फेक्शन असल में आई से इन्फेक्शन नहीं बनता बल्कि आई से आयोडीन बन जाएगा। ओके, एन से क्या बन जाएगा? एन से आपके न्यूट्रिशनल फैक्टर आ जाएगी, और टी से आपके ट्रोमेटिक फैक्टर आ जाएगी। एक एक एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल लाइक आपके जो अच्छा, टी से क्या बनेगा? टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाएगा। तो पी से साइकोट्रॉपिक ड्रग है, तो साइकोट्रॉपिक ड्रग के अंदर बार्बिट्यूरेट अल्कोहल आ जाती है। आर से रेडिएशन है, रेडिएशन के अंदर कोई एग्जांपल नहीं है। आई से आयोडीन को याद रख लेना, मिनरल के अंदर आता है। एन से न्यूट्रिशनल है, न्यूट्रिशनल के अंदर आपकी थायमीन या पेरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी है। टी से टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक मर्क्यूरी, लेड हो सकता है। इसके अलावा टी से ट्रोमेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल रॉट और ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट आ जाते हैं। ये आपने दूसरा एससीक्यू आपको मैंने कवर करा दिया। इसके बाद है कि जो मेंटली हेल्दी पीपल होता है, मेंटली हेल्दी पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसके तीन आपने चीजें याद रखनी है। नंबर 1 है कि वो अपने बारे में कंफर्टेबल होता है, कॉन्फिडेंट होता है अपने बारे में, कि ना ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता, ना ही अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता होता है। नंबर 2 है कि दूसरों का वो ख्याल रखता होता है, फील राइट्स टुवर्ड्स अदर। नंबर 3 है कि वो लाइफ की डिमांड्स को पूरा करता होता है। तो नंबर 1 है कंफर्टेबल, कीवर्ड क्या? कंफर्टेबल होता है अपने बारे में। नंबर 2 है कि दूसरों का ख्याल रखता होता है, फील राइट टुवर्ड्स अदर। नंबर 3 है इट इज ही इज एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ हिज लाइफ। तो ये चीज़ आपने तीन चीज़ें नोट कर लेनी है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। इसके बाद वार्निंग सिग्नल की तरफ आ जाती है। तो वार्निंग सिग्नल्स के अंदर क्या क्या है कि जो मेंटल हिलनेस को नोट करते हैं। नंबर 1 है कि आप हमेशा परेशान रहते हो, क्या आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्या आप हमेशा अनहैप्पी रहते हो, क्या आप अपना गुस्सा जल्दी खो देते हो, गुस्सा नहीं बल्कि टेम्पर कहना चाहिए। ओके, इंसोम्निया की कॉजेज है, या आपके बच्चे आपको तंग करते रहते हैं, इस टाइप की बातें। नेक्स्ट आपका यूक्यू आ गया कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है। इसका मिमोनिक है गेमर। ओके, जी से ग्रुप और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी आ जाएगा। ए से आपका आ जाएगा आफ्टर केयर सर्विसेज। एम से मेंटल हेल्थ एजुकेशन आ जाएगा। ओके, और इसके बाद अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन। ये कम्युनिटी के अंदर बार 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 रिपीट होगा। अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। और अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है? हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, स्क्रीनिंग के अंदर आता है। और रिहैबिलिटेशन आपकी टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर आती है। तो गेमर से याद रख लेना। जी से ग्रुप और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। ए से आफ्टर केयर सर्विसेज। एम से मेंटल हेल्थ एजुकेशन। ई से अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आ जाएगा और रिहैबिलिटेशन आ जाएगा। और इसके अलावा एम से एक और चीज़ भी बनती है। एक तो हमने एम से मेंटल हेल्थ एजुकेशन आ गई थी, मॉडर्न साइको एक्टिव ड्रग है, तो हमने एक और यूक्यू को कवर कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं प्रिवेंशन की तरफ। अब आपने मिक्स नहीं करना प्रिवेंशन मेंटल इलनेस की और एक प्रिवेंशन आएगी ड्रग अब्यूज या अल्कोहल की या स्मोकिंग की आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपने जो प्रिवेंशन है ना मेंटल इलनेस की, उसकी तीन हेडिंग बनेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक हो गया? जब सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाए आपने आंखें बंद करके लिखना है अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। और टर्शियरी आ जाए तो आपने आंखें बंद करके लिखना है रिहैबिलिटेशन। ठीक हो गया? और प्राइमरी के अंदर आपने क्या करना होता है? आपने रिस्क फैक्टर को, वैसे वो रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना, वो हमारी प्राइमोडियल प्रिवेंशन आ जाती है, लेकिन आपने रिस्क फैक्टर को कम करना है, ऑलरेडी वो मौजूद है।
तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन है। लेकिन जब आप ड्रग अब्यूज वाला या अल्कोहल वाला या स्मोकिंग के प्रिवेंशन लिखोगे, आपने इसको डिवाइड करना है 3 में। उसका निमोनिक है लेक्चर, एल से लीगल अप्रोच, एजुकेशनल अप्रोच, कम्युनिटी अप्रोच। लीगल अप्रोच, एजुकेशनल अप्रोच, कम्युनिटी अप्रोच। और यहाँ पे कौन कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन है। दैट इज वाई दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ साइड बाय साइड, ताकि आप मिक्स ना कर दो दो चीज़ों को। ओके। और एक और सवाल भी आएगा कि जो टोबैको फ्री इनिशिएटिव है, तो उसके अंदर 2 चीज़ें आपने लिखनी है। एक तो ऑब्जेक्टिव हो गए TFI, टोबैको फ्री इनिशिएटिव, जो कि WHO ने बनाया था 2000 के अंदर, ठीक हो गया। और इसके बाद एक पॉलिसी है जिसका नाम है एम्पावर, उसका निमोनिक एम्पावर जो पॉलिसी होती है वो मैं आपको बताऊंगा जब हमारा टॉपिक आएगा स्मोकिंग वाला। तो अब हम आ जाते हैं प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी के अंदर आपने कॉजेटिव फैक्टर को रिमूव कर देना है। आपने या तो कॉजेटिव फैक्टर को रिमूव कर देना है, कॉजेटिव फैक्टर को हम रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं, या आपने मुजाहिमत को बढ़ा देना है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देना है, ठीक हो गया। तो यानी कॉजेटिव फैक्टर, रिस्क फैक्टर को अवॉइड कर देना, रेजिस्टेंस को बढ़ा देना। उसके बाद है सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर क्या करोगे? अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अब अर्ली डायग्नोसिस कैसे करोगे? आप स्क्रीनिंग करोगे स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करोगे। ओके। और इसमें आप एक और चीज भी बनाओगे जिसको बोलते हैं फैमिली बेस्ड हेल्थ सर्विसेज। ये बनाओगे जो कि क्या करेगी? इमोशनल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी। तो उनका मेन फंक्शन है अर्ली डायग्नोसिस। और फिर इसके बाद क्या करेंगे? उनको हम साइकेट्रिक केयर में भेजेंगे। दिस इज अ प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। और लास्ट में आ जाएगा टर्शियरी प्रिवेंशन। तो टर्शियरी का मेन एम है कि आपने क्या करना है? ड्यूरेशन को कम कर देना। तो इसके अंदर वंस अगेन क्या बताया था मैंने? रिहैबिलिटेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अच्छा ये वाला। अब ये वाला मुझे लग रहा है कि यहाँ से MCQ आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बात देख लेना कि जो हमारा नॉर्मल यूक्यू नहीं होता, आई क्यू होता है, वो 90 से लेकर 109 तक होता है। तो इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा, 90 से लेकर 109 तक आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब आपने याद किससे करना है? इसका निमोनिक है इम्पेल है, इम्पेल। आई से इडियट, इम्पेसाइल, मोरोन, बॉर्डर लाइन, लो नॉर्मल। और 90 से लेकर 109 तक हमारा नॉर्मल होगा। दोबारा बता दूं, इम्बल है, इडियट, इम्बिसाइल, मोरोन, बॉर्डर लाइन, लो नॉर्मल। इसके बाद जो इससे ज्यादा आईक्यू होगा वो आपके ज्यादा देखने को मिलेगा, लाइक सुपीरियर होगा, वेरी सुपीरियर होगा, और नियर जीनियस होगा। और जीनियस का देख लेना 140 होता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी 140 तक आपको देखने को मिलता है हाइपरटेंशन के अंदर, ठीक है। तो ये बस देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रग एडिक्शन है। ड्रग एडिक्शन का भी MCQ या SCQ आ सकता होता है, ठीक है। तो ड्रग एडिक्शन क्या होती है? इट इज अ स्टेट ऑफ पीरियोडिक और क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन जो कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल होती है। और ये रिपीटेड इनटेक ऑफ हैबिट फॉर्मेट ड्रग्स होती है। अब हैबिट फॉर्मेट ड्रग्स की आगे क्लासिफिकेशन लिखी होगी कि ड्रग्स 2 टाइप की होती है, हार्ड और सॉफ्ट ड्रग होती है। हार्ड ड्रग में नार्कोटिक आ जाती है, नार्कोटिक के अंदर ओपियम, मॉर्फिन, हीरोइन आ जाती है। सॉफ्ट ड्रग के अंदर नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स होती है जिनको हम फ्रीक्वेंटली अब्यूज करते हैं। ओके। तो इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है? इसमें बारबिचुरेट आ जाती है, क्लासिकल एग्जांपल बारबिचुरेट की, और एम्फेटामिन, मिथाइलफेनिडेट आ जाती है, ठीक है। तो ये तो आगे का ड्रग एडिक्शन है। इसके बाद है कि ड्रग डिपेंडेंस नहीं बल्कि ड्रग अब्यूज इंपॉर्टेंट है। ड्रग अब्यूज में आता है कि आपने किसी भी ड्रग को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट किया, नंबर 1 सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, नंबर 2 आपने नॉन मेडिकल रीजन के लिए किया, और आपने इसकी क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा ली है जिसकी वजह से उसका फंक्शन खराब हो गया, सोशल, फिजिकल या इमोशनल हार्म हो गया। द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग फॉर अ नॉन मेडिकल रीजन इन क्वांटिटी एंड द फ्रीक्वेंसी विच में एम्पेयर एंड इंडिविजुअल एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली, और इसकी वजह से सोशल, फिजिकल या इमोशनल हार्म हो सकता है। और ये बात देख लेना कि जो ड्रग डिपेंडेंस है, WHO ने ड्रग डिपेंडेंस को वर्ड यूज़ किया। ड्रग एडिक्शन और ड्रग हैबिट अभी खत्म हो चुकी है। अब क्या यूज़ होता है? ड्रग डिपेंडेंस वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अब डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग ड्रग कौन कौन सी होती है? अब ग्लू स्निफिंग। अभी ग्लू स्निफिंग बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ये टालवीन को बोलते होते हैं, जो वोलेटाइल एनेस्थेटिक, उनको ग्लू स्निफिंग कहते हैं। बाकी अल्कोहल, कोकेन, कैनाबिनाइट है, नार्कोटिक्स है जिसमें ओपियम, मॉर्फिन और हीरोइन। और नार्कोटिक्स को क्या बोलते हैं? हम हार्ड बोलते हैं, ओके, ठीक है। और बाकी जो नॉन नार्कोटिक्स उनको सॉफ्ट ड्रग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ ड्रग अब्यूज है, ओके। तो इसकी आपने हेडिंग्स बनानी होगी, लाइक आपने इसके वैसे इसका मिमोनिक होता है, पैस होता है, पी से क्या होगा? साइकोलॉजिकल आ जाएगा, ई से इकोनॉमिक फैक्टर, ई से सोशल फैक्टर, और एक और जो सी होगा वो कल्चरल फैक्टर आ जाएगा। पैस से रट्टा मारना, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और सोशल फैक्टर। अब साइकोलॉजिकल की तरफ आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल के अंदर मजीद एक और मिमोनिक आ गया, वो है सैड, कि स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन है, कोई मतलब किसी भी टाइप की टेंशन, इमोशनल स्ट्रेस है। इकोनॉमिक के अंदर अगर उसके पास जॉब नहीं है, या अगर जॉब है तो पैसे नहीं है, अगर पैसे है तो घर नहीं है, सही, तो ये है। बाकी सोशल के अंदर क्या है? सोशल के अंदर आपने नोट कर लेना है कि सोशल में है कि अगर उसका घर टूटा हुआ है, या उसका पेरेंटल कंट्रोल रिलैक्स है, या पीयर प्रेशर है जिसकी वजह से वो ड्रग अब्यूज कर रहा है, या ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, या जहाँ पे ड्रग्स ज़्यादा सोल्ड, जहाँ पे ड्रग्स ज़्यादा गैंग में यूज़ करते हैं, या जहाँ पे ड्रग्स सोल्ड की जाती है, या घर से दूर है, हॉस्टल लाइट है, वैसे ये बता दिया, मुझसे निकल गई। अच्छा, लेकिन इसके अलावा माइग्रेशन टू द सिटी या टूरिज्म है। इन शॉर्ट सोशल, इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर। लास्ट में कल्चरल फैक्टर भी आना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि कुछ कल्चर के अंदर कहते हैं कि शराब पी जाती है ड्यूरिंग द मील है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, बट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन की
वजह से तीन चीज़ों पर आपको असरात देखने को मिलेगा, सोशल, फिजिकल और इमोशनल डैमेज होगा। ओके, तो फिजिकल हेल्थ उसकी खत्म हो जाएगी, मेंटल हेल्थ खत्म हो जाएगी, सेक्सुअल पावर खत्म हो जाएगी, उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। और अगर प्रेग्नेंट मदर ने यूज़ किया तो फिजिकली हैंडीकैप बेबी प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकती है। तो आपने कैसे याद रखना है, नंबर वन इसकी, नंबर वन तीन चीज़ आ जाएगी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी सेक्सुअल पावर खत्म हो जाएगी और बेबी हैंडीकैप हो गए। नंबर टू आपने नोट करना है कि क्राइम्स या एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। अब इसकी प्रिवेंशन की तरफ आ रहे थे। प्रिवेंशन की ऑलरेडी मैंने हेडिंग बता चुका था, निमोनिक था LEC, लीगल अप्रोच था, एजुकेशनल और कम्युनिटी अप्रोच था। ओके, अब लीगल के अंदर क्या, लीगल के अंदर क्लासिकल एग्जांपल दिया स्मोकिंग की, यानी स्मोकिंग की, ड्रग अब्यूज की, ऑलमोस्ट सबकी प्रिवेंशन आपने ये इसको फॉलो करना है। मेंटल इलनेस की डिफरेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर आपने नोट करना है कि यहाँ पर आपने यहाँ पे भी मिमोनिक पैसे लगाया हुआ है। नंबर वन है कि आपने प्रोहिबिशन करनी है, ठीक है। नंबर टू आपने एजुकेशन करनी है। नंबर थ्री आपने मैंडेटरी हेल्थ वार्निंग अप्लाई करनी है, ठीक है। अब प्रोहिबिशन किस चीज़ की करनी है, नंबर वन टोबैको की सेल नहीं होने देनी। नंबर टू आपने स्मोकिंग को स्कूल के अंदर और पब्लिक प्लेसेस के अंदर प्रोहिबिट करना है। नंबर थ्री हेल्थ एजुकेशन, अच्छा हेल्थ एजुकेशन हर एक के अंदर डाल देना प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। बाकी एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर आपने क्या करना है, एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन और पब्लिक इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलानी है। कम्युनिटी के अंदर आपने अल्टरनेटिव एक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, रिलीजन हो गया, आर्ट्स हो गया। अगर आपसे ट्रीटमेंट का पूछे तो ट्रीटमेंट का आपने तीन में डिवाइड कर देना, हॉस्पिटल को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, उसके अलावा रिहैबिलिटेशन ऑफ द एडिक्ट आ जाएगा। ओके, बाकी ये हो गया हमारा स्मोकिंग वाला। उसके बाद अल्कोहल वाले एरिया की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आ सकता है कि कितने तक हम अल्कोहल पी सकते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर 21 यूनिट्स पर वीक होती है। ओके, ठीक हो गया, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेने होते। और प्रेग्नेंट मदर को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग वाले में थोड़ी सी क्वांटिटी चल जाएगी, लेकिन फिर भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इतने को नोट कर लेना, इतने लीगल है। और एक यूनिट के अंदर 8 ग्राम या 10 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल आपको देखने को मिलती है। बाकी अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो अल्कोहल की वजह से क्या हो सकता है, सोशल या साइकोलॉजिकल हो सकती है। साइकोलॉजिकल में सिकनेस, एब्सेंटिज्म हो सकती है, ये सुसाइड कर सकता है। सोशल में वही क्राइम्स हो सकते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ब्रोकन फैमिली, यानी ये सारे ये हार्मफुल इफेक्ट बता रहे हैं ड्रग एडिक्शन के। अब डिजीज कॉज बाय अल्कोहल, अब डिजीज कॉज बाय अल्कोहल और डिजीज कॉज बाय सिगरेट स्मोकिंग, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। अब डिजीज कॉज बाय अल्कोहल तो आपने पैथो में पढ़ा होगा, अल्कोहल की वजह से सिरोसिस हो सकता है, अल्कोहल की वजह से बहुत सारे कैंसर आपको देखने को मिलते हैं, अल्कोहल की वजह से क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस, पेनक्रियाटाइटिस या कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। अब ये कार्डियोमायोपैथी क्यों होती है, क्योंकि थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ड्राई या वेट बेरी देखने को मिल सकती है। जो ड्राई बेरी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा, और वेट की वजह से कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलेगा। बाकी स्मोकिंग की तरफ आ रहे थे। स्मोकिंग के अंदर अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बतानी थी पॉलिसी पैकेज वाली। तो पॉलिसी पैकेज का मिमोनिक होता है एम्पावर है। नंबर वन, अपनी टोबैको यूज़ को मॉनिटर करना है। एम से क्या होगा, मॉनिटर। पी से क्या होगा, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द टोबैको। नंबर टी, ऑफर, अपने हेल्प की ऑफर करनी है। नंबर फोर आ जाएगा कि वार्निंग अप्लाई करनी है अबाउट द डेंजर। नंबर फाइव, इन्फोर्स करना है बैन के ऊपर, ठीक है। और लास्ट है रेस टैक्सेस के, टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना। बाकी TFI के अंदर क्या है, वही बैन ऑन ऑल काइंड ऑफ प्रमोशन आ जाएगा। ओके, इसके अलावा एंटी टोबैको लेजिस्लेशन आ जाएगा, नेशनल अवेयरनेस कैंपेन आ जाती है, और पॉलिसी रिसर्च आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी अजीब से निमोनिक बनाए हुए उनको, हाँ देखो। तो ये ऑलमोस्ट हमारा पहले चैप्टर कवर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं पीछे की तरफ आ जाते हैं, तो ये तो बेकार चैप्टर है। अच्छा, स्कूल हेल्थ सर्विसेज की तरफ आ जाते हैं। स्कूल हेल्थ सर्विस क्या होती है, ब्रांच ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसके अंदर क्या करते हैं, स्कूल का चिल्ड्रन का मेडिकल इंस्पेक्शन करते हैं, उनकी हेल्थ की प्रोटेक्शन करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते होते हैं। ओके, अब ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ। कैसे, मैंने कहा था कि अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, इसको तो आपने देख लेना है। तो पहले अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज और ट्रीटमेंट, ये तो आपको याद हो जाएगा। बाकी इसका मिमोनिक है मैट TPP, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपका काम चल जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आपने लिखना है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, मिनिमाइजेशन ऑफ चांस ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके अलावा है कि आपने टीचिंग करनी है स्टाफ की, ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सके, और प्रोविजन ऑफ हेल्थ इन्वायरमेंट, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आ जाती है। इसके बाद आ जाते हैं स्कूल हेल्थ टीम। अब स्कूल हेल्थ टीम के अंदर तीन बंदे होते हैं। नंबर वन, एक मेडिकल ऑफिसर होता है। नंबर टू, एक नर्स होगी, और इसका अटेंडेंट होगा। और ये नोट कर लेना कि 3000 से लेकर 5000 बच्चों के लिए आपको देखने को मिलता होता है। बाकी यहाँ पर एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज है। अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज की एस्पेक्ट है। ओके, तो इसका मिमोनिक है HF। अब मिमोनिक की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैंने अगर वीडियो को बता भी दिया ना, तो आप भूल भाल जाओगे। तो मिमोनिक से एटलीस्ट आपको याद तो रहेगा, हेडिंग्स तो याद रहेगी, बाकी अंदर अपनी तरफ से लिखना है। ओके, HF, PH, NF, मेड। ओके, तो नंबर वन है हेल्थ अप्रेजल। अब हेल्थ अप्रेजल के अंदर आपने ये नोट करना है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ना, हमेशा हर 4 साल के बाद होगा। 5, 9, 13, 17, ये MCQ में भी आ चुका होता है। इसके बाद हेल्थ अप्रेजल के बाद फॉलो अप आ जाएगा, ठीक है। फॉलो अप के बाद आ जाएगा कि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है। फिर आ जाएगा हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट। अब ये पूरा एक SCQ भी आएगा। हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट की अपनी स्टोरी सुननी है। सबसे पहले आपने सपोज आपका जो भी मेडिकल कॉलेज है हमारा, जैसे निश्तर है, उसको रेफरेंस बनाते हैं। नंबर वन, उसकी लोकेशन आएगी, कहाँ पे है। नंबर टू है कि किस एरिया पे है, कि उसकी ज़मीन नीचे है या ऊपर है।
नंबर 3 है कि स्कूल का स्ट्रक्चर क्या है, निस्टर का या कॉलेज का, हम स्कूल को रेफरेंस करेंगे, स्कूल का स्ट्रक्चर क्या है। फिर क्लास के अंदर एंटर होगे तो क्लासरूम कैसी है, ओके। फर्नीचर क्या है, क्लास के अंदर फर्नीचर होता है, और बाहर निकलने के लिए आप डोर विंडो को यूज़ करोगे, ओके। फिर खाना खाने से पहले आप हाथ धोते हो, फिर खाना खाओगे, फिर वॉशरूम जाओगे, तो ये सारे स्टेप्स देखने हैं। सपोज आपकी स्कूल कहाँ पे है, कैसा है, यानी किस जगह पे स्कूल है, ओके। स्ट्रक्चर कैसा है बिल्डिंग का, क्लासरूम में गए हो, वहाँ पे फर्नीचर है, डोर विंडो से बाहर गए हो, पानी पीने गए हो, खाना खाया है, और लेबॉर्ट्री यानी वॉशरूम वगैरह गए हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर ये लिखा है कि 1 सैनिटरी लैट्रिन पर 100 स्टूडेंट, लेकिन जो पास्ट में यूएचएस में एमसीक्यू आया ना, वहाँ पे 1 लैट्रिन पर 50 स्टूडेंट है, ये भी देख लेना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता देता हूँ। एक और एमसीक्यू ये है कि जो स्कूल है ना, वो हाई लैंड पे होना चाहिए, ओके, नीचे लो लैंड पे कभी भी नहीं होना चाहिए। लोकेशन ऑफ स्कूल की जो लोकेशन है, प्रॉपर अप्रोच विद द वाइडर रोड। नंबर 2, बिजी प्लेसेस से दूर होना चाहिए। नंबर 3, प्रीमिसेस के अंदर फैंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो नर्सरी और सेकेंडरी स्कूल है उनके सिंगल स्टोरी होना चाहिए, ओके, ठीक है, और जो वाल थिकनेस है वो तकरीबन 10 इंचेस की होनी चाहिए। अब ये वो चीज़ें तो किसी भी स्कूल में फॉलो नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक क्लास के अंदर 40 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आने चाहिए, और 10 स्क्वायर फीट, ये एमसीक्यू आ चुका है, पहले बता रहा हूँ, 10 स्क्वायर फीट स्पेस एक बच्चे के होनी चाहिए। फर्नीचर कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, नेगेटिव टेस्ट। अब ये एमसीक्यू में भी आता है, पास एससीक्यू में भी आता है, ओके। तो डेस्क 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव प्लस डेस्क, जीरो डेस्क और नेगेटिव डेस्क। अब जो पॉजिटिव डेस्क होता है, इसमें जो वर्टिकल लाइन होती है ना, ओके, वर्टिकल लाइन ये कहाँ पे जा रही होती है, आउटसाइड द एज ऑफ द चेयर, तो ये पॉजिटिव है। जबकि जीरो के अंदर क्या होगा, जीरो के अंदर जो वर्टिकल लाइन होती है एज ऑफ द डेस्क की गिर रही होती है एज ऑफ चेयर के ऊपर। बाकी जो वर्टिकल लाइन होती है अगर एज ऑफ डेस्क से सीट पे गिरे तो उसको माइनस कहते हैं, माइनस सबसे बेस्ट होती है, ओके। क्योंकि जो प्लस या जीरो यूज करने की वजह से क्या होगा, काइफोस्कोलियोसिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होती है, आगे बैक स्प्रेन होने के चांसेस और आई की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये डेस्क आपको मैंने बता दिया है, इस तरह से आपने देखने हैं, ओके। तो ऑलमोस्ट ये भी टॉपिक तैयार हो गया। बाकी एच से हेल्थ अप्रेजल, एफ से फॉलो अप प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ओके। हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट आ जाएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा, ओके। फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर है, मेंटल हेल्थ है, डेंटल हेल्थ है, ओके। आई हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप और स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपने को बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ कि जो स्कूल मेडिकल ऑफिसर है उसका क्या फंक्शन होता है, ओके। अब स्कूल मेडिकल जो होता है उसने क्या करना है, नंबर 1, सपोज आप खुद इमेजिन करो आप डॉक्टर हो, आप स्कूल में जाओगे तो क्या करोगे, नंबर 1 आप चेक करोगे, एग्जामिनेशन करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, अब इम्यूनाइजेशन करोगे, अब पेरेंट्स को एडवाइस करोगे, फिजिकल ट्रेनिंग करवाओगे, ओके। जो डिजीज चिल्ड्रन है उनको ट्रीट करोगे, एजुकेशन करोगे, ठीक है। आगे स्कूल हॉस्टल की इंस्पेक्शन करोगे, और हेल्थ कॉन्फ्रेंस को अटेंड करोगे खाना खाने के लिए। तो ये आपने चीज़ें देख लेनी है। बाकी मैंने यहाँ पे एक चीज़ बड़ी लिखी हुई है, आईटा लिखा हुआ आईटा। तो ए से क्या होगा, एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा, ओके, ई से आपका एग्जामिनेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन है, एजुकेशन है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन है, ओके। तो इन शॉर्ट अगर आप अपने आप को डॉक्टर बना के इमेजिन करोगे ना तो आपको लिखने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। या जो नर्स बना के, नर्स की भी तकरीबन ऑलमोस्ट वही काम है जो ये वाले है, लेकिन वो मदद करती होती है एमओ की, और रिकॉर्ड को कीप करती होती है, इसके अलावा सुपरवाइज करती होती है। इन शॉर्ट की वो सेकंड हेड होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ड्यूटीज ऑफ स्कूल हेल्थ, ये तो बेकार टॉपिक है। इसके बाद है कि व्हाट आर द स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे खाएंगे पिएंगे नहीं, तो माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, स्कीबीज वाली काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा ईएनटी के प्रॉब्लम ज़्यादा है, आई के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कॉन्जेनिटल है, कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इनको देख लेना। बाकी बिल्डिंग के अंदर क्या हो जाता है, बिल्डिंग के अंदर नंबर 1 है कि प्लस डेस्क लगाए हुए है, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है, पानी सही तरह नहीं है, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट है, पुअर सैनिटरी कंडीशन है। बाकी कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन स्कूल के अंदर की जाती है, तो उसका निमोनिक है, BSc DT है, ओके। तो बी से क्या होगा, BCG आपको देखने को मिलेगी, ऐसे स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा, डिफ्थीरिया और टाइफाइड आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी हमारा कवर हो गया है। अब हम थोड़ा पीछे की तरफ आ जाते हैं, डिजास्टर वाला चैप्टर भी यहाँ पर बताया हुआ है। अच्छा, डिजास्टर वाला कर लेते हैं, चलो ठीक है। ओके, डिजास्टर वाले चैप्टर की तरफ आ जाती है। तो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है डिजास्टर की, और इसके अलावा हैजर्ड की आ जाती है। डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर कोई भी एनी अकरेंस होती है जो कि क्या करेगी, नंबर 1 डैमेज करेगी, नंबर 2 इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन करेगी, नंबर 3 ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी, नंबर 4 हेल्थ सर्विस को डिस्ट्रॉय कर देगी ऑन अ स्केल। अब उस स्केल पे करेगी कि आपको बाहर से किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अब ये जो आखिर की दो लाइनें हैं ना, इसी से आप डिजास्टर को सही तरह से डिफाइन करते हो कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स चाहिए फ्रॉम आउटसाइड द अफेक्टेड कम्युनिटी। अगर नहीं चाहिए तो उसको डिजास्टर नहीं कहते, उसको सिंपल एक्सीडेंट कहते होते हैं, ठीक है। और एक हैजर्ड की भी डेफिनेशन लिखी है, एनी फिनोमेना दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज डिसरप्शन और डैमेज टू द पीपल। तो अगर सिर्फ लोगों को और उनके एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचे तो उसको हैजर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर डैमेज के साथ डैमेज इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस यानी लोगों का और ह्यूमन लाइफ का भी डैमेज है, इसके अलावा हेल्थ सर्विस की भी डिटोरिएशन है लार्ज स्केल के ऊपर, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स चाहिए बाहर से, तो उसको क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं। बाकी एक्सीडेंट की डेफिनेशन लिखी है, एक्सीडेंट क्या होता है, ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि इंजरी या डेथ करवाएगा स्मॉलर स्केल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है
जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉम द आउटसाइड। अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो उसको एक्सीडेंट नहीं कहेगी, उसको डिजास्टर कहते हैं। बाकी डिजास्टर के डिफरेंट टाइप्स आपसे पूछी जा सकती है। ओके, अब यहाँ पर जो टाइप्स है ना, यहाँ पर थोड़े सही तरीके से लिखी भी नहीं है। आपने जो टाइप्स लिखनी है वो कहाँ से लिखनी है, पार्ट से लिखनी है, लेकिन यहाँ पे से भी चलो फॉलो कर लेते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो डिजास्टर है ना, डिजास्टर के अंदर मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, मेट्रोलॉजिकल मतलब आपके अब हवा मौसम से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉर्म्स हो गया, हरिकेन्स है, साइक्लोन्स है। कोल्ड पहले साइक्लोन्स का पहले सवाल आया था और हरिकेन्स का भी सवाल आया था कि कौन सी टाइप से बिलोंग करती है। इसके बाद टोपोलॉजिकल है। ओके, टोपोलॉजिकल, तो जो टोपोलॉजिकल होती है ना, टोपोलॉजिकल में फ्लड्स आ जाते हैं, एवलांचेस आ जाती है, लैंडस्लाइड आ जाती है। क्लियर, तो ये आपने नोट कर लेना है। बाकी इसके बाद है टेलोरिक और टेक्टोनिक, जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट होती है ना, तो अर्थक्वेक और वोल्केनोस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्सीडेंट के अंदर फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, लाइक डैम्स, डैम्स या बिल्डिंग का फेलियर है, या माइन के एक्सप्लोजन है, या क्लैशेस हो गया, या शिप रैक्स है, या पॉइजन आपका वाटर के अंदर एंटर होना शुरू हो गया, तो एक्सीडेंट आ जाते हैं। जो एक्सीडेंट और एटॉमिक एक्सप्लोजन है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मैन मेड डिजास्टर बोलते हैं। ओके, और लास्ट में आपका बायो टेररिज्म है। बायो टेररिज्म में क्लासिकल एग्जांपल आ जाएगी एंथ्रेक्स इन द यूएसए, या डेंजरस वायरस इन द लेबोरेटरी, जो कि आगे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट का, अच्छा यहाँ पर मैं बता रहा था, यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अच्छा, यहाँ पर जो टेलोरिक या टेक्टोनिक यूज हुआ है, ठीक है, टेलोरिक और टेक्टोनिक है, लेकिन जो टेलोरिक और टेक्टोनिक यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जबकि यहाँ पर उसने जियो फिजिकल बोल दिया है, जियो फिजिकल वगैरह बोल दिया है। ओके, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो जो जियो फिजिकल है पार के अंदर, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर टेलोरिक और टेक्टोनिक है। वहाँ पर जियो फिजिकल में अर्थक्वेक आ जाती है, ठीक है, वोल्केनो आ जाती है, सुनामी वगैरह आ जाता है। तो ये दो तीन बातें आपने नोट कर लेनी है। इसके अलावा जो यहाँ पर टोपोलॉजिकल इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल है। एग्जाम्पल वही है, फ्लड्स, लैंडस्लाइड और एवलांचेस वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, या वेव एक्शन है। तो इस तरीके से आपको दोनों का बता रहा हूँ। बाकी मेट्रोलॉजिकल दोनों के अंदर सेम है, लाइक साइक्लोन, स्टॉर्म, अर्ज वगैरह। अब एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता देता हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। नंबर वन है कि अगर कोल्ड वेव है, तो ये कौन सा है, मेट्रोलॉजिकल है। लेकिन अगर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है तो ये क्लाइमेटोलॉजिकल है। इन दोनों बातों को आपने देख लेना। ठीक है, बाकी क्लाइमेटोलॉजिकल के अंदर आपके ड्राफ्ट आ जाती है, फॉरेस्ट वाइल्ड फायर आ जाती है। ओके, इसके अलावा आपके एक्सट्रीम और हॉट और कोल्ड। बाकी बायोलॉजिकल में जिसको बायो टेररिज्म कहते हैं, इसमें एपिडेमिक और इंसेक्ट इन्फेस्टेशन वगैरह आ सकती है। अच्छा, यहाँ पर ना पार्क में एक टेबल बना हुआ है जिसमें शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ मेजर डिजास्टर लिखे हुए हैं। टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको देख लेना। बाकी हम यहाँ पे आ जाते हैं कि जो डिजास्टर के अंदर जो मॉर्बिडिटी होती है, जो मॉर्बिडिटी होती है, एक मॉर्टेलिटी होती है। मॉर्टेलिटी को डेथ कहते हैं, मॉर्बिडिटी जो उसको हम बीमारी वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपने चार चीज़ें देख लेनी है। उसका निमोनिक होता है डाइट है, डाई से। ठीक है, तो डी से क्या बचेगा, डी से आपको, मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, डाई नहीं बनेगा बल्कि आई ई की पावर 2 बन जाएगा। ओके, आई से इंजरी आपको देखने को मिलेगी, आई से इंक्रीज इन द इंडिजिनस डिजीज है, ई से आपको इमोशनल स्ट्रेस और एपिडेमिक ऑफ डिजीज है। तो ये चार चीज़ें जो कि मॉर्बिडिटी वगैरह करवा देती है। नेक्स्ट एक और सवाल आता है, फेजेस होता है डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो फेजेस के अंदर क्या जाती है, नंबर वन डिजास्टर। अब जो थ्री फंडामेंटल आस्पेक्ट है, नंबर वन डिजास्टर का रिस्पॉन्स है। अब यहाँ से देखना है, डिजास्टर का रिस्पॉन्स है, डिजास्टर का प्रीपेरेडनेस है, और डिजास्टर की मिटिगेशन होती है। अब डिजास्टर का रिस्पॉन्स क्या है कि आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। बाकी प्रीपेरेडनेस क्या होती है, पहले से आपने प्रिपेयर करना होता है। लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज होती है जिनसे आपने क्या करना है, कंट्री को स्ट्रेंथन कर रहा है कि किसी भी डिजास्टर को मैनेज कर पाए। और जो मिटिगेशन होती है, मिटिगेशन के अंदर क्या होता है, ऐसे मैयर्स जो कि हैजर्ड्स को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम कॉजिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कॉजिंग हैजर्ड को प्रिवेंट करना, तो उसको मिटिगेशन कहते होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर जो एक प्री डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का खुद निमोनिक बता दिया, पोस्ट कॉर्प है। ओके, पोस्ट कॉर्प में क्या आ जाएगा, पी से प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। ओके, इसके अलावा स्टाफिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। बस इसकी हेडिंग देख लो, बाकी और तैयार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डिजास्टर रिस्पॉन्स, फिर प्रीपेयर्डनेस और फिर मिटिगेशन है। रिस्पॉन्स को हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं मिटिगेशन की तरफ। मिटिगेशन के अंदर ऐसे मैयर्स होते हैं जिन्हें से आपने दो काम करने हैं। नंबर वन, आपने हैजर्ड्स को प्रिवेंट करना जो कि इमरजेंसी करवाते हैं। नंबर टू, अगर इमरजेंसी हो गई है तो आपने उसके इफेक्ट को कम करना है। नंबर वन, इमरजेंसी को होने नहीं देना, अगर हो गई है तो फिर कम कर देना। अब मिटिगेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, नंबर वन, आपने बिल्डिंग कोड्स को इंप्रूव करना। नंबर टू, आपने वल्नरेबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना होता है। नंबर थ्री, आपने लैंड यूज प्लानिंग करनी है। नंबर फोर, फ्लड मिटिगेशन वर्क है। तो उसमें चार चीज़ें आ जाती है। नंबर वन आपके क्या आ जाएगा कि आपने बिल्डिंग कोड करनी है। नंबर टू, बिल्डिंग है तो लोग लाते हैं तो लोगों की प्रोटेक्शन करनी है। और बिल्डिंग कहाँ पे खड़ी हुई है, किसी जगह पे है ना, तो लैंड यूज प्लानिंग है। और फ्लड मिटिगेशन आना शुरू हो जाता है। मिटिगेशन का फायदा ये है कि डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस को, रिस्पॉन्स को कॉम्प्लीमेंट करता होता है, उसको मजीद स्ट्रेंथन कर देता है। डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस है, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है जिनका मेन मकसद है कि आपने किसी भी कंट्री की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को मजबूत कर देना है ताकि वो तमाम इमरजेंसी को मैनेज कर पाए। ठीक हो गया, तो बाकी इसके यहाँ पर टास्क लिखेगा, टास्क को वैसे छोड़ दो। ओके, अब आ जाते हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स में। अब डिजास्टर रिस्पॉन्स का बड़ा अजीब सा निमोनिक मैंने लिखा हुआ है, सारे फिट आईटी। ओके, सारे फिट आईटी। अच्छा, सारा फिट आईटी। अब
पता नहीं मैंने क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सारा फिट आईटी। तो नंबर 1 सर्च रेस्क्यू और फर्स्ट एड आ जाएगा, एड आ जाएगा, सर्च रेस्क्यू एड आ जाएगा। आगे फिट है, एफ से आ जाएगा फील्ड केयर आ जाएगा, आई से इंफॉर्मेशनल केयर आ जाएगा, इंफॉर्मेशनल केयर इंफॉर्मेशन सेंटर है। टी से ट्राइएज आ जाएगा, ट्राइएज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद आई से क्या आ जाएगा, आई से आपका ओके, आई से क्या बनेगा। अच्छा, आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड है, टैगिंग करनी है आपने और ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है। अच्छा, ट्राइज में टैगिंग आप इंक्लूड कर दोगे, बाकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड और ट्रांसपोर्टेशन है। तो क्या क्या चीज़ें, नंबर 1 सारा फिट आईटी। ओके, तो सर्च रेस्क्यू एड आ जाएगा, फील्ड केयर आ जाएगा, इन्फॉर्मेशनल सेंटर आ जाएगा, ट्राइज टैगिंग आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड आ जाएगा। इसके अलावा टी से क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं सर्च रेस्क्यू एंड द फर्स्ट एड की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे आप हेडिंग तैयार कर दो, बाकी इतना खास कुछ करने वाला नहीं है सिवाय ट्राइज के। अब ट्राइज के अंदर दो बातें नोट करनी है। नंबर 1 आपने इंजर्ड को रैपिडली क्लासीफाई करना। आप इंजर्ड को क्लासीफाई करोगे उनकी सिवियरिटी ऑफ द इंजरी के ऊपर, और नंबर 2 इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल विद द प्रॉम्प्ट मेडिकल इंटरवेंशन के सही हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। अब इसके अंदर 4 कलर कोडिंग को नोट करनी है। ओके, आर वाई जी ब्लैक है, ठीक है, तो आर से क्या होगा, हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट आए, येलो वाले मीडियम वाले आ जाएंगे। ओके, और ग्रीन वाले आपके एम्बुलेटरी पेशेंट, और ब्लैक वाले डेड या मॉरिबेंड पेशेंट होते हैं, मॉरिबेंड जो कि मरने के करीब आए होते हैं। तो आपने ब्लैक वाले को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, बाकी जो रेड वाले को आपने प्रेफर देनी होती है। ट्राइज का मेन फायदा क्या, ट्राइज का मेन फायदा है कि इसे आप मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हो टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल इन अ मेजर डिजास्टर है, ठीक है। बाकी आइडेंटिफिकेशन डेड इसको छोड़ दो, तो ये तो हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा रिस्पॉन्स भी हो गया, मिटिगेशन भी हो गया, प्रीपेयर्डनेस भी हो गया। अब आ जाते हैं रिकवरी फेज की तरफ। अब रिकवरी फेज के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स आपको देखने को मिलती है। नंबर 1 आपने एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस करनी है और डिजीज का कंट्रोल है। अब डिजास्टर के बाद जो डिजीज की जो ट्रांसमिशन होती है उसकी क्या क्या कॉजेज होते हैं, ओके क्लियर। तो उसकी कॉजेज क्या क्या होती है, नंबर 1। अच्छा, उसकी प्रिवेंशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आपने प्रिवेंट कैसे करना होता है। अच्छा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आफ्टर द डिजास्टर। तो उसकी क्या क्या कॉजेज आपको देखने को मिल जाते हैं। नंबर 1 है कि ओवर क्राउडिंग और पुअर सैनिटेशन है। मैंने इसका निमोनिक लिखा हुआ है ARTI, एक्यूट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, अच्छा, वैसे एक्यूट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिक नहीं है। अच्छा, नंबर 1 है कि अगर लोग आपने इमेजिन करा डिजास्टर को, फिर आपने चीज़ें लिखनी है। नंबर 1 है कि फॉर एग्जांपल है कि अगर कोई इसी जगह पर डिजास्टर आ गया तो लोग वहाँ से चल के किसी और जगह पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग और पुअर सैनिटेशन देखने को मिलेगी। नंबर 2 पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से डिजीज ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3 आपने जो वाटर सप्लाई है उसकी कंटेमिनेशन देखने को मिल सकती है। नंबर 4 जो हमारा रूटीन कंट्रोल प्रोग्राम है, फंड्स है, वो उसकी डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकती है। इकोलॉजिकल चेंजेस है जिसकी वजह से वेक्टर की ब्रीडिंग हो सकती है, या जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो माइग्रेट कर जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाएगा। फॉर एग्जांपल लेप्टोस्पायरोसिस या एंथ्रेक्स है, या जो इमरजेंसी फूड वाटर या शेल्टर होता है, ठीक हो गया, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाओगे तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन कैसे आएगा, ओवर क्राउडिंग या पुअर सैनिटेशन की वजह से, या तो पॉपुलेशन माइग्रेट कर गया, जानवर माइग्रेट कर गए, या उसकी वजह से जो इकोलॉजिकल चेंजेस है, ऐसी आबो हवा बने के जो वैक्टर है वो ब्रीड करना शुरू कर गया। इसके अलावा जो वाटर सप्लाई वो कंटेमिनेट हो गया, या जो इमरजेंसी फूड वाटर शेल्टर है वही जगह से दूसरी जगह पे क्या होना शुरू हो गया, ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। बल्कि हाउ टू प्रिवेंट है। अब प्रिवेंट के अंदर आपने 3 चीज़ों को नोट करना। नंबर 1 हेल्थ मेजर, नंबर 2 रिपोर्ट करना, नंबर 3 ऑर्गेनाइज करना है। हेल्थ मेजर के अंदर आपने इंप्लीमेंट करना है पब्लिक हेल्थ मेजर को एज सुन एज पॉसिबल। इसके बाद है कि आपने तमाम इन्वेस्टिगेट करना है, तमाम डिजीज की आउटब्रेक को इन्वेस्टिगेट करना होता है। नंबर 3 आपका रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है, रिपोर्ट करना होता है। ओके, और आपने तमाम एक्शन लेना होता है। ओके, तो आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है रिलायबल डिजीज रिपोर्ट सिस्टम को। नंबर 1 आपने इन्वेस्टिगेट करना, फिर आपने ऑर्गेनाइज कराना होता है। बाकी तो ये तो हो गया हमारा एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस और डिजीज कंट्रोल आ गया। बाकी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन आपने कॉलरा और टाइफाइड की करनी है, टेटनस टॉक्साइड की उन पेशेंट में देनी है जिसकी इम्यूनाइजेशन 5 साल से पहले हो चुकी है, क्लियर। लेकिन WHO रेकमेंड नहीं करता कॉलरा और टाइफाइड की एंडेमिक एरिया में, क्यों, क्योंकि है कि नंबर 1 मल्टी डोजेज वैक्सीन है, नंबर 2 इनको जो वर्कर्स देने वाले वो कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 3 है कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, नंबर 4 पुअर कंप्लायंस होती है। हम न्यूट्रिशन की तरफ आ जाते हैं। न्यूट्रिशन की तरफ आपने क्या करना है, उसके सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास कितना सप्लाई है फूड की। नंबर 2 आपको डिमांड कितनी है, ठीक है। नंबर 3 आ जाएगा कि आपने डेली राशन को कैलकुलेट करना, और लास्ट में अपने न्यूट्रिशन स्टेटस को आपने देखना होता है, ठीक है। ओके, और लास्ट में आ जाती है रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन का मेमोनिक है WFBV है। ओके, W से वाटर सप्लाई हो जाएगा, F से फूड सेफ्टी हो जाएगा, B से बेसिक सैनिटेशन होता है, पर्सनल हाइजीन, और V से वेक्टर कंट्रोल है, और लास्ट में आपका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अब मेरी मजबूरी है कि मेमोनिक्स के बगैर आपसे किस भूल जाएगा ये वाला। तो रिकवरी के अंदर आपके एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस और डिजीज कंट्रोल आ जाती है, ठीक है। और इनका मैंने पहले कॉजेज पढ़नी है कि कैसे फैल जाते हैं, फिर इसके बाद प्रिवेंट कैसे करना है, पब्लिक हेल्थ में ये रिपोर्ट और ऑर्गेनाइज से करना है, वैक्सीनेशन के अंदर कॉलरा टाइफाइड को रट्टा मार लेना, न्यूट्रिशन के अंदर सप्लाई डिमांड नीड को राशन को देख लेना, रिहैबिलिटेशन के अंदर वाटर सप्लाई फूड सप्लाई आना शुरू हो जाती है। ओके, बेसिक सैनिटेशन एंड द पर्सनल हाइजीन और वेक्टर कंट्रोल आ जाता है। तो ऑलमोस्ट एक डिजास्टर वाला कवर हो गया है। ओके, अच्छा, यहाँ पर अच्छा एक साइकिल बनी हुई है डिजास्टर वाली, जो कि आपको पार्क से
पार्ट के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो ये डिजास्टर वाली साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस डिजास्टर का मेमोनिक होता है ट्रिपल आर। ट्रिपल आर एक इंडिया की मूवी है, मैंने सिर्फ नाम सुना है, खुद नहीं देखी है, लेकिन इसको मैंने यूज़ किया है मेमोनिक। आर 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 एम पी है। ओके, एम सी विद मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस एक्सप्लेन कर चुका। उसके बाद है कि आर 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 रिस्पॉन्स रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, रिस्पॉन्स रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन, और ये रिकवरी फेज आफ्टर द डिजास्टर, जबकि रिस्क रिडक्शन फेज बिफोर डिजास्टर में मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस आ जाती है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये डिजास्टर वाला चैप्टर हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अच्छा हमारा स्कूल हेल्थ भी हो गया, मेंटल हेल्थ भी हो गया है, ओके, डिजास्टर वाला भी हो गया है। ओके, जो फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट टॉपिक्स की बात करो। ओके, पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो IMNCI इंक्लूडेड नहीं है। हेल्थ एजुकेशन है हमारा, मेडिकल कम्युनिकेशन यानी हेल्थ एजुकेशन वाला टॉपिक इंक्लूडेड है। ओके, और हाँ वैसे इंपॉर्टेंट भी बनता है। ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बतानी है इसके बाद। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। नंबर 1 है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के आपको कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसके अंदर 5 चीज़ें हैं। इसके अंदर एक डायग्राम आएगी, शैनॉन वीवर कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होगा, नंबर 1 सेंटर का मैसेज भेजेगा, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, आगे ऑडियंस के पास जाएगा, वापस वो उसको फीडबैक भेजती है। दिस इज द शैनॉन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो पास में एक MCQ आ चुका है, वो सेंडर या क्वालिटीज जो कि मैसेज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैसेज दे रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या जो मैं मैसेज दे रहा हूँ उसकी में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ उसका मेमोनिक है पीच है, पीच। ओके, पी से क्या हो जाएगा, जो है उसको प्रोफेशनल एबिलिटी का पता होना चाहिए, किसको, सेंडर को अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी और लिमिटेशन का पता होना चाहिए। नंबर 2, इसको अपने मैसेज का खुद पता होना चाहिए। ठीक हो गया, इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है, उसको अपने चैनल और कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए। ओके, उसको अपने हिज ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, उसकी प्रोफेशनल उसका पता होना चाहिए। तो क्या क्या, नंबर 1 उसको अपने ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, उसके प्रोफेशनल एबिलिटी का पता होना चाहिए, ऑडियंस के इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। सी से क्या होगा, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक हो गया, तो ये बात है। तो इसको बहुत ईजी में करके बता देता हूँ, कैसे ईजी करके बताना है। सेंडर ने 2 चीज़ें करनी है, नंबर 1 मैसेज देना है और कैसे देना है। तो मैसेज का और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दोनों चीज़ आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी हो गया। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल सेंडर एज्यूम करो कि कोई प्रोफेशनल है और हम प्रोफेशनल एग्जाम ही तो दे रहे हैं ना, तो प्रोफेशनल एबिलिटीज और लिमिटेशन आ जाएगा। ठीक है, आखिर के 3 पॉइंट हो गया। और आपने मैसेज किसी ऑडियंस को देना, तो वंस अगेन ऑडियंस वाला भी चीज़ आ गई है। तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव को ऐड कर लेना, तो इससे इजी नहीं हो सकता। इसके बाद मैसेज की तरफ आ जाते हैं। मैसेज का मेमोनिक है MTBCC। एम से क्या होगा, मैसेज को मीनिंगफुल होना चाहिए, बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड होना चाहिए। ओके, बी से क्या होना चाहिए, अच्छा 20 से तो हो गया। टी से क्या होना चाहिए, टाइमली और एडिक्वेट होना चाहिए। सी से क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कल्चरली और सोशली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बाकी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को आपने 3 में डिवाइड करना है, इंटरपर्सनल, मैस मीडिया और फॉक मीडिया। इंटरपर्सनल के अंदर फेस टू फेस कम्युनिकेशन आ जाती है, और सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल, और एक और भी आएगी ग्रुप डिस्कशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेनी है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, पर्सनल होती है, डायरेक्ट होती है, मोर परसुएसिव और मोर इफेक्टिव मीडिया है। आगे मैस मीडिया, मैस मीडिया के अंदर टीवी, रेडियो, प्रिंटेड मीडिया आके आ जाती है। बाकी फोक मीडिया, फोक मीडिया के अंदर आपके जैसे लोकल जो हमारे सकाफती डांसेस होते हैं, फोक डांसेस, सिंगिंग, ड्रामास। ओके, ट्रेडिशन है, यहाँ पे नौटंकी भी लिखा हुआ है। ओके, बाकी फीडबैक को छोड़ देती है। बाकी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब आपने थोड़ा सा हेडिंग को फोकस करना है। अब ये थे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद एक और चीज़ आएगी मेरे ख्याल से, मेथड्स इन द हेल्थ कम्युनिकेशन। तो उसके 3 मेथड होते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप अप्रोच और मैस अप्रोच। और मैंने यहाँ पे बताया था ग्रुप डिस्कशन काफ़ी अच्छी होती है। इंडिविजुअल में आपके क्या आ जाएगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट आ जाएगा, होम विजिट आ जाता है, पर्सनल लेटर आना शुरू हो जाती है। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट, होम विजिट और पर्सनल लेटर, ये आपके इंडिविजुअल अप्रोच के अंदर आ जाएगा। जबकि ग्रुप के अंदर लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन और डिस्कशन। डिस्कशन के आगे डिफरेंट मेथड है, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, इनके मैं सब पता होगा कैसे डिफरेंशिएट करना है, MCQ पिकअप कैसे करनी है। ठीक है, इसके बाद सिंपोजियम, वर्कशॉप। अच्छा, यहाँ पे एक MCQ भी आएगा सिंपोजियम और वर्कशॉप का, वो तो अपने पास पेपर से करना है। बाकी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, रोल प्ले है। क्योंकि मैथ्स मीडियम में टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़ पेपर। अच्छा, जो मैथ्स मीडिया होते हैं हमारे 1 वे है, जबकि ये वाले ऑलमोस्ट ये दोनों हम कह सकते हैं कि ये 2 वे कम्युनिकेशन आना शुरू हो जाती है। तो जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 1 वे कम्युनिकेशन को डायरेक्टेड बोलते हैं, इसमें जो सेंडर से मैसेज जाता है किसकी तरफ, ऑडियंस की तरफ, लेकिन 1 वे होता है। 2 वे कम्युनिकेशन को सोक्रेटिक मेथड कहते हैं, सबसे अच्छा मेथड ये है 2 वे कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो कम्युनिकेटर और जो ऑडियंस होती है, यानी 2 वे कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये दोनों अच्छे होते हैं, जिसको पर्सनल कॉन्टैक्ट या पर्सनल लेटर और होम विजिट भी कहना शुरू कर देती है। अब इसमें जो ऑडियंस होती है क्वेश्चन को रेज करती है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करती होती है, इसको डायलैक्टिक मेथड या सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब ये डायलॉग होता है 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के दरमियान। बाकी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन एंड द इंटरनेट आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद मेथड्स इन हेल्थ एजुकेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इंडिविजुअल अप्रोच के अंदर बना के 3 बताए थे, पर्सनल लेटर, पर्सनल कॉन्टैक्ट और होम विजिट आना शुरू हो जाता है।
है। बाकी ग्रुप अप्रोच है, अब चाक एंड टाक उसको लेक्चर वगैरह कहते हैं। बाकी डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ आ जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन, अच्छा अगर आपने किसी चीज़ को, अगर आपने किसी को कोई चीज़ सिखानी है तो आपने डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है, अगर आपने किसी चीज़ को बताना है तो आपने ग्रुप डिस्कशन करनी है, ठीक है। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन क्या, केयरफुली प्रीपेयर्ड प्रेजेंटेशन होती है किसी चीज़ को परफॉर्म कराने के लिए। अब ये एक प्रिंसिपल को फॉलो करती है, दिस इज प्रिंसिपल इज सीइंग इज बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो सीइंग इज बिलीविंग और लर्निंग बाय डूइंग एमसीक्यू में आ सकता है। बाकी ग्रुप डिस्कशन के अंदर 6 से लेकर 12 लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, फेस टू फेस कर रहे होती है, और यहाँ पे हर इंडिविजुअल अपने आइडियाज़ को फ्रीली एंड एक्सचेंज कर सकता होता है। बाकी पैनल डिस्कशन के अंदर 4 से लेकर 8 होती है, ओके। क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, टॉपिक के बारे में डिस्कस करते होते हैं इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस है। उसमें कोई स्पेसिफिक एजेंडा, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग या कोई सेट ऑफ स्पीचेस नहीं होता, लेकिन अगर सीरीज ऑफ स्पीचेस को बोलती है सिंपोजियम, जो कि स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर होते हैं। सीरीज ऑफ मीटिंग को क्या बोलते हैं हम, वर्कशॉप बोलते हैं। यानी सिंपोजियम एक ही दिन पे होगा, लेकिन बहुत सारी स्पीचेस होती है। वर्कशॉप आपको बहुत ज़्यादा दिनों का देखने को मिलेगा, लाइक 4 से ज़्यादा मीटिंग आपको देखने को मिलती है, जिसमें आप इंडिविजुअल वर्क के ऊपर ज़्यादा इंफेसिस होता है विद इन द ग्रुप विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट और रिसोर्स पर्सनल आ जाएगा। बाकी रोल प्ले के अंदर साइज नोट कर लेना कि 25 से आपको ज़्यादा 25 तक देखने को मिलता है, ठीक है। अब आ जाती है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास में 3 मरतबा आ चुका है। तो इसके 4 बैरियर्स होते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल। अब फिजियोलॉजिकल के अंदर है क्या, अगर वो सुन नहीं पा रहा है, एक्सप्रेशन, डिफिकल्टी इन हियरिंग और एक्सप्रेशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल। और बाकी इन्वायरमेंटल की तरफ आ जाते हैं, ओके, इन्वायरमेंटल की तरफ, ओके। तो इन्वायरमेंटल के अंदर क्या, इन्वायरमेंटल के अंदर आपका जगह कुछ शोर है, ओके, इनविजिबिलिटी नज़र नहीं आ रहा, या शोर है, या कंजेशन है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इन्वायरमेंटल। बाकी साइकोलॉजिकल के अंदर क्या है, साइकोलॉजिकल के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकती है, न्यूरोसिस है, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का है। बाकी कल्चरल आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका मिमोनिक है इल ब्रेस है, ओके। आई से लिटरेसी देखने को मिल सकता है, एल से लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, एक और एल से लैंग्वेज वेरिएशन आ जाएगा, बी से बिलीफ आ जाएगा, रिलीजन, एटीट्यूड आगे। इसके अलावा क्लास डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंस वगैरह ये आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस या इकोनॉमिक एंड द क्लास डिफरेंसेस, तो ये कल्चरल में आ जाएंगे। जबकि आपके साइकोलॉजिकल में इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकती है, न्यूरोसिस आ सकती है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन के अंदर। अच्छा, फंक्शन ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, तो हेल्थ कम्युनिकेशन का जो फंक्शन होता है उसका मिमोनिक है माइस हॉप है, ओके, माइस हॉप। तो एम से क्या होगा, मोटिवेशन है, ओके। आई से आपका क्या हो जाएगा, आई से आपको अच्छा मोटिवेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ओके। एस से क्या हो जाएगा, एच से आपका हेल्थ डेवलपमेंट आ जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आर से आपका आ जाएगा रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, पी से परसुएशन आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन की तरफ। हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस जो कि लोगों को इन्फॉर्म करता है, मोटिवेट करता है, हेल्प करता है, ताकि लोग अपने हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके, मेंटेन कर सके, और ऐसी इन्वायरमेंटल चेंजेस को एडवोकेट कर सके ताकि अपने गोल को फैसिलिटेट कर ले। जबकि अल्मा अता डिक्लेरेशन के मुताबिक जो हेल्थ एजुकेशन है वो प्रोसेस है एम्ड एट इनकरेजिंग पीपल टू नो, टू वांट टू बी हेल्थी, टू नो हाउ टू स्टे हेल्थी एंड टू डू वट दे कैन इंडिविजुअल और कलेक्टिवली टू मेंटेन हेल्थ। उसको बोलते हैं अल्मा अता डिक्लेरेशन, या फिर सिंपल बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। बाकी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दो। अब स्टेजेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन है, इसमें से भी बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। इसका मिमोनिक एक मतलब रट्टा मार लो, नंबर 1 मिमोनिक नहीं है बल्कि तरतीब पर रट्टा मार लो। सेंसिटाइजेशन, इसके पब्लिसिटी आती है, एटीट्यूड चेंज आता है, एजुकेशन है, एटीट्यूड चेंज आना शुरू हो जाएगा, मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगी। बाकी स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन है। कंटेंट का मिमोनिक होता है हैंड एफ एम है, ऐसे ह्यूमन बायोलॉजी आ जाएगा, ऐसे आपका हेल्थ सर्विसेज आना शुरू हो जाएगा, ओके। ए से आपका आ जाएगा, ए से क्या आ जाएगा, ए से आपका आ जाएगा एक्सीडेंट की प्रिवेंशन आ जाएगा, एन से न्यूट्रिशन है, डी से ओके डिजीज प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल है, एफ से फैमिली हेल्थ आ जाती है, और एम से क्या आ जाएगा, एम से आपका ओके एम से आपका मेंटल हेल्थ आ जाती है, ओके। बाकी यहाँ पे पर्सनल हाइजीन को दो में डिवाइड करते हैं, पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन। एनवायरमेंटल हाइजीन को मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, डोमेस्टिक और कम्युनिटी हाइजीन है, ओके। तो ये तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अडॉप्शन मॉडल लिखा हुआ है, अडॉप्शन मॉडल के अंदर 3 चीज़ होती है, नंबर 1 अवेयरनेस, मोटिवेशन और एक्शन आ जाती है। बाकी ए हमें से रट्टा मार सकते हो, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन है, ये भी बहुत दफ़ा आया। तो उसका मिमोनिक है सिम KGF FL2R। तो सी से क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगी, आई से सॉरी सी से कॉम्प्रीहेंशन ही होगी, कॉम्प्रीहेंशन तो हो चुकी है बल्कि कॉम्प्रीहेंशन तो काउंसलिंग थी। अच्छा, सी से क्रेडिबिलिटी, आई से इंटरेस्ट, पी एम से क्या होगा, एम से मोटिवेशन हो जाएगा, पी से पार्टिसिपेशन हो जाएगा, के से नॉलेज हो जाएगा, जी से गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, एफ से फीडबैक हो जाएगा, ओके। बाकी एल से लर्निंग बाय डूइंग, लीडरशिप आ जाएगा, ओके ओके। एस से सेटिंग बाय एग्जांपल सेटिंग, तो वही तो मैंने नोट ही नहीं किया, लीडर्स आ जाएगा। आर से रीइंफोर्समेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी प्रोग्राम की इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन 2 टाइप की होती है, जो कि इवैल्यूएशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम में भी 2 टाइप की होती है, फॉर्मेटिव और सुमेटिव। सॉरी, अभी बात नोट कर लेना कि जो फॉर्मेटिव होती है थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर होती है, जबकि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम तो वो क्या होते हैं, सुमेटिव होते हैं। सुमेटिव जो सम कर देना, तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम तो वो सुमेटिव है, जबकि फॉर्मेटिव वाली होती है इम्प्लीमेंटेशन के दौरान होती है।
ओके। अब प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, प्लानिंग के अंदर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, प्लानिंग के अंदर निमोनी के बॉब सभी से क्या हो जाएगा, बजट हो जाएगा, उससे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, पी से प्रोग्राम पॉलिसी, और इससे क्या हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर क्या है, इसका निमोनिक होता है POCM, पोसम है, प्लानिंग। ओके, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, ऊपर ऑब्जेक्टिव, तसी से कम्युनिकेशन आ जाएगा, हमसे मॉनिटरिंग आ जाएगा। नेटवर्क एनालिसिस को दो में डिवाइड करते हैं, PERT और CPM आ जाएगा। ओके, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड द रिव्यू टेक्निक, और इसके अलावा CPM आ जाएगा, क्रिटिकल पाथ मेथड आ जाएगा। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ प्लानिंग साइकिल है, प्लानिंग साइकिल में पहले प्री प्लानिंग है, इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लेजिस्लेशन, ऑर्गेनाइजेशन या असेसिंग द नीड्स आपकी क्या जाएगी, या आपने हेल्थ सिचुएशन को एनालिसिस करना होता है, आपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं, इसके बाद आपने असेसमेंट करनी है रिसोर्सेज की, ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना होता है, फॉर्मुलेटेड प्लान लिखना होता है, आगे मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, इंप्लीमेंटेशन करनी होती है। क्लियर? तो ये तो आपने देख लेना, बाकी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से बाद में। इसके बाद हम रेडिएशन वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, हमने स्कूल हेल्थ भी कर लिया, मेंटल हेल्थ भी कर लिया, ओके, कम्युनिकेशन भी कर लिया, डिजास्टर भी कर लिया। अब हम जा रहे हैं रेडियोलॉजी वाले चैप्टर की तरफ। ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है रेडियोलॉजी वाला, यानी रेडिएशन वाला चैप्टर है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है एनालाइजिंग रेडिएशन वाला। तो जो ऐसी रेडिएशन जो कि ट्रैवल कर रही होती है पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, जिनके अंदर सफिशिएंट एनर्जी होती है टू डिटैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, तो उसको आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। इसके अंदर क्लासिकल एग्जांपल क्या आ जाती है आयोनाइजिंग रेडिएशन में आपकी, ओके, एक्सरे और गैमा रे। जबकि जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसमें आपकी यूवी लाइट, माइक्रोवेव या रेडियो वेव देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी इसको छोड़ देते हैं। बाकी हम आ जाते हैं कैंसर, कैंसर कह रहा हूँ, इसकी बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ये पहले आ चुके हैं। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से आपको दो इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नंबर वन सोमैटिक और जेनेटिक है। जेनेटिक के अंदर आपको म्यूटेशन, कार्सिनोजेनेसिस या डिफॉर्म लिम्स या कंजेनिटल प्रॉब्लम, तो जेनेटिक्स में आपकी म्यूटेशन देखने को मिल सकती है, कैंसर हो सकती है या कंजेनिटल प्रॉब्लम हो सकती है। और सोमैटिक के अंदर आपने दो में डिवाइड कर देना, इमीडिएट और लेट। इमीडिएट में आपको रेडिएशन सिकनेस आ जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग वगैरह हो सकती है, या एक्यूट रेडिएशन सिकनेस है। एक्यूट रेडिएशन सिकनेस है, ओके, बाल उठ जाएंगे, ओके, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, ओके, सबकुटेनियस फैट्स या का लॉस देखने को मिलेगा, मसल की सॉफ्टनिंग हो जाएगी। डिलेट के अंदर आपने नोट कर लेना कैंसर है, लाइक ल्यूकेमिया हो सकता है, कार्सिनोजेनेसिस हो सकती है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, या फीटल डेवलपमेंटल एब्नॉर्मैलिटी, शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ और डेथ हो सकती है। अब हम आ जाते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन के लिए नंबर वन है आपने एक्सपोजर टाइम कम से कम कर देना है। नंबर टू, पर्सनल मॉनिटरिंग करनी है वर्कर्स को इन द फॉर्म ऑफ फील्ड बैचेस। नंबर टू है कि प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज करने चाहिए। नंबर थ्री, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लाइक आपके गॉगल्स हो गया, ग्लव्स हो गया, लाइट शीट हो गया। नंबर फोर, बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग। एक तो वो पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ फील्ड बैचेस है, इसके अलावा बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तकरीबन तकरीबन 6 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मॉनिटरिंग का इंटरवल, और एडिक्वेट वेंटिलेशन होनी चाहिए। ओके, ICRP पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को तो कभी भी आना नहीं चाहिए। इसके बाद एज रीजनेबली अचीवेबल, तो उसको लारा प्रिंसिपल कहते हैं। लारा प्रिंसिपल के मुताबिक है कोई भी किसी भी जो डोज होती है ना रेडिएशन के, वो नुकसान पहुंचा सकती है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल प्रिंसिपल। तो हमारा रेडिएशन वाला चैप्टर तैयार हो गया है। बाकी हम आ जाते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट वाला चैप्टर और ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला चैप्टर है। ओके, तो हम आ जाते हैं अच्छा, आगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर आपसे निमोकॉनियोसिस की प्रिवेंशन हर एक के अंदर पूछी जाएगी। पहले तो आपने डायग्नोस करना होगा कौन सा निमोकॉनियोसिस है, फिर आपने ये प्रिवेंशन जो कि जनरल सबकी है, तो एक मतलब तैयार कर लो। उसका निमोनिक है MLE, मेडिकल मैयर्स, लेजिस्लेटिव मैयर और इंजीनियरिंग मैयर आ जाएंगे। ओके, मेडिकल के अंदर आ जाते हैं, मेडिकल में एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाएगा, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज है। ओके, इसके अलावा प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी है, रेगुलर चेकअप आ जाएगा। उसके अलावा ऐसे क्या आ जाएगा, हेल्थ एजुकेशन आ जाती है। इंजीनियरिंग के अंदर आपके डस्ट कंट्रोल है, ओके, आइसोलेशन ऑफ प्रोसेस है, वेंटिलेशन आ जाती है, जनरल गुड वेंटिलेशन, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन आ जाएगी। ओके, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और सब्सटीट्यूशन है। लेजिस्लेटिव के अंदर क्या होगा, नंबर वन, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर टू, प्रॉपर लीव्स देनी है, लेकिन अगर वो अनफिट हो गया, रिटायर्ड हो गया, तो आपने क्या करना है, प्रॉपर पेंशन देनी होती है। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। ये तो आगे प्रिवेंशन जो कि आपने सबकी एक साथ या जनरल लिख देनी है। ठीक है, बाकी अच्छा, ये प्रिवेंशन आप लेड वाले टॉपिक में भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात नोट कर लेना कि जो लेड की डायग्नोसिस कैसे करोगे, कोप्रोपोरफायरिन इन द यूरिन, नंबर टू, अमाइनोलिवुलिनिक एसिड इन द यूरिन, नंबर थ्री, लेड का लेवल ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर, लास्ट में बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ RBC है। अब ये भी बात देख लेना कि जो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक लेड, इनके डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। जो ऑर्गेनिक वाला होता है ना, ऑर्गेनिक वाला हमारा CNS पे जाके काम करेगा, फॉर एग्जांपल इंसोम्निया, हेडेक और मेंटल कन्फ्यूजन करवा देगा। जो इनऑर्गेनिक लेड वाला होता है ना, ये हमारा क्या करेगा, ये ABCD है, इसे एनीमिया करवा देगा, एब्डोमिनल कॉलिक करवा देगा, वैसे कॉलिक C में आता है, बेसोफिलिक स्टिफनिंग है, कॉलिक पेन है, ड्रॉप वगैरह करवा सकता है। ठीक है, बाकी इनके देख लेना। अब हम आगे अच्छा, ये देख लेना कि जो लेड वाला, अब हम देख रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर कौन सा डिजीज देखने को मिलेगा। जो लेड वाला ना, नंबर वन, स्टोरेज बैटरी में देखने को मिलता है। नंबर टू, ग्लास मैन्युफैक्चर में आपको लेड देखने को मिलेगा। नंबर थ्री, शिप बिल्डिंग है। अब शिप बिल्डिंग के अंदर एक और चीज़ भी आएगी, वो कौन सी होगी, एस्बेस्टोसिस है। और पोर्ट्री के अंदर एक और चीज़ भी आएगी, वो है सिलिकोसिस। इसे ध्यान से पढ़ना है, सबको मिक्स ना कर देना। अब मैं बता रहा हूँ कैसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो सिलिकोसिस के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। नंबर वन है कि सिलिकोसिस के अंदर माइनिंग होगा, वैसे माइनिंग से इतना पास पता नहीं लगता। पोर्ट्री इसके लिए स्पेसिफिक है, या क्वारिंग इसके लिए स्पेसिफिक है, या
सैंड स्टोन या ग्रेनाइट की ड्रेसिंग कर रहे हो, ये इसके लिए है। पोर्ट्री या सेरामिक इंडस्ट्री में सिलिकॉसिस यूज होता है। ग्लास इंडस्ट्री, वन सेकंड, लेड से आप कंफ्यूज ना कर देना, पोर्ट्री और गिलास भी लेड में है, शिप वाला भी लेड में है, स्टोरेज बैटरी भी लेड में है, तो मिक्स ना करना, ठीक है। आयरन या स्टील इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, ओके, सैंड ब्लास्टिंग, ओके, सैंड ब्लास्टिंग, सैंड स्टॉर्म, इन शॉर्ट जो हमारा जो सिलिकॉसिस होता है ना, जहाँ पे रेत इस्तेमाल हो रही है, रेत आके शीशा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, रेत से आप सिलिका ब्लॉक या सोप बना सकते हो, ठीक है। गैस इंडस्ट्री में, सैंड ब्लास्टिंग में, मेटल ग्राइंडिंग में हो सकती है। और एक और बात नोट कर लेना कि यहाँ पे जो नोड्यूल होते हैं, सिलिकॉन नोड्यूल 3 से लेकर 4 मिलीमीटर इन डायमीटर होती है, और सिलिकोसिस की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होगा। इसके अंदर आपको एक्शियल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलती है। अब हम आ जाते हैं एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस का कोई डायग्नोसिस नहीं आता, लेकिन फिर भी देख लो उसको सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस और प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में डिवाइड करें। सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस के 3 ग्रेड होती है, और प्रोग्रेसिव में क्या होगा, प्रोग्रेसिव में भी ट्यूबरक्लोसिस की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, ये भी अपर लोब में होता है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मेलानोप्टोसिस देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस नंबर 1 एस्बेस्टोसिस हमारा होता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। सीमेंट इंडस्ट्री, अब सीमेंट से ब्रिक लाइनिंग वगैरह बन सकती है, ईंटे के भट्टे है, रूफ टाइलिंग है, सीलिंग है, आपकी डिमोलिशन है, शिप यार्ड वर्कर, फायर प्रूफ टेक्सटाइल। अब एक और बात नोट कर लेना, अगर वो सिंपल टेक्सटाइल बात करें तो आपने बताना है क्या है, वो है हमारा बिसिनोसिस जो कि कॉटन की वजह से होता है। लेकिन अगर वो बात करें फायर प्रूफ टेक्सटाइल, तब एस्बेस्टोसिस की बात आ जाती है, ठीक है। बाकी एस्बेस्टोसिस को 4 में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 बिनाइन प्लूरल प्लाक होती है, नंबर 2 बिनाइन प्लूरल रिफिन होती है, नंबर 3 प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस जिसको एस्बेस्टोसिस कहते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, लोअर जोन्स के अंदर, ये लोअर जोन को इन्वॉल्व करती है। फिंगर क्लबिंग देखने को मिलेगी, स्ट्रिकिंग कैपेसिटी होती है। लास्ट में मैलिग्नेंट डिजीज है, मैलिग्नेंट डिजीज के अंदर मेसोथेलियोमा हो जाएगा। स्पुटम के अंदर आपको एस्बेस्टोस बॉडी देखने को मिलेगी, और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होगा। वन सेकंड, लोअर 2/3 ऑफ द लंग्स के अंदर होगा, जबकि सिलिकोसिस के अंदर स्नोस्टोम अपीयरेंस थी। बिसिनोसिस वाला कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है, बस और इसमें खास बात नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब बेगासोसिस वाला, अभी बेगासोसिस वाला और फार्मर लंग, ये दोनों थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस की वजह से होती है, लेकिन ये थर्मो एक्टिनोमाइसिस सकराई की वजह से होता है, जबकि ये होता है हमारा माइक्रोपोलिसपोराफिनी। दोबारा बता दो, फार्मर लंग और जो बेगासोसिस है दोनों थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस की वजह से होते हैं, लेकिन ये होता है थर्मो एक्टिनोमाइसिस सकराई की वजह से, जबकि ये वाला होता है माइक्रोपोलिसपोराफिनी की वजह से होता है, और ये मोल्डी है ग्रीन डस्ट की वजह से होगा। और इसमें, और जो हमारा ये वाला होगा ना बेगासोसिस वाला शुगर केन इंडस्ट्री के अंदर या कार्डबोर्ड इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, पेपर कार्डबोर्ड इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है, ओके। और इसमें आपको मॉडलिंग ऑफ लंग देखने को मिलेगी। बाकी जनरल प्रिवेंशन आपको बता चुका हूँ आपको, बाकी चैप्टर ऑलमोस्ट आपने पूरा कर लेना है। बाकी न्यूमोकोनियोसिस की डेफिनेशन है, न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है, ग्रुप ऑफ द डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेबल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल डस्ट, जिसकी वजह से रिवर्सिबल फाइब्रोसिस हो जाती है। इसको आपने 2 में डिवाइड कर देना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर आपकी केन फाइबर की वजह से बिसिनोसिस हो सकती है, नहीं, शुगर केन की वजह से बेगासोसिस है, कॉटन की वजह से बिसिनोसिस है, टोबैको की वजह से टोबैकोसिस है, और आपका ही या ग्रीन डस्ट की वजह से फार्मर लंग आ जाएगा। जबकि इनऑर्गेनिक में सिलिका की वजह से सिलिकोसिस, कोल की वजह से एंथ्राकोसिस, एस्बेस्टोस की वजह से एस्बेस्टोसिस, आयरन की वजह से सिड्रोसिस देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपका न्यूमोकोनियोसिस वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सेकंड लास्ट है हमारा। इसके बाद इम्यूनोलॉजी और स्क्रीनिंग वाला हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे वेस्ट होता है जो कि हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट से प्रोड्यूस होता है। अब इसकी वैल्यू नोट कर लेनी है। ज़्यादा होता है हमारा रिस्क, नॉन रिस्क वेस्ट ज़्यादा होता है, लाइक 0.5 से लेकर 2 ग्राम तक हमारा होता है नॉन रिस्क वेस्ट होता है, जबकि 0.1 से लेकर 0.5 तक ये हमारा होता है रिस्क वेस्ट होता है, जिसको बायोमेडिकल रिस्क वेस्ट कहते हैं। अब वेस्ट 2 टाइप होता है, रिस्क वेस्ट या नॉन रिस्क वेस्ट होता है। जो रिस्क वेस्ट होता है ना, ओके, तो जो रिस्क वेस्ट होता है बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि अगर आप डिस्पोज नहीं करोगे तो ये नुकसान करवा देगा। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी के आ जाते हैं, लाइक इन्फेक्शियस वेस्ट, इसमें केमिकल, इसमें कल्चर फ्रॉम द लेबोरेटरी वर्क या इन्फेक्टेड पेशेंट का। नंबर 2 पैथोलॉजिकल वेस्ट में आपका टिश्यू, ऑर्गन, ब्लड या बॉडी फ्लूइड आ जाएगा। शार्प्स के अंदर आपके जो पंक्चर कराने वाले आइटम लाइक सिरिंजेस, स्कैल्पल, नीडल वगैरह देखने को मिल सकती है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर एक्सपायर्ड ड्रग आ जाती है। केमिकल वेस्ट में जो आपके केमिकल डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। हैवी मेटल या मर्क्यूरी आ जाएगा, ठीक है। जीनोटॉक्सिक के अंदर आपकी जो साइटोटॉक्सिक ड्रग देखने को मिल सकती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव के अंदर रेडियो न्यूक्लाइड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉन रिस्क ऐसा वेस्ट जो कि नॉर्मल डोमेस्टिक गार्बेज जैसा होता है, ठीक है। इसमें पेपर, कार्डबोर्ड आपको देखने को मिल सकता है, पैकेजिंग है, फूड वेस्ट है, इसके अलावा आपके एरोसोल्स होते हैं। अब आ जाते हैं रिस्क फ्रॉम द हेल्थ केयर वेस्ट। अब इन्फेक्शियस वेस्ट या शार्प्स की वजह से क्या होता है, इनकी वजह से आपको हेपेटाइटिस सी, HIV, हेपेटाइटिस बी देखने को मिल सकता है। केमिकल या फार्मास्यूटिकल वेस्ट, ओके, इनकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जीनोटॉक्सिक होते हैं, ओके, टॉक्सिक होते हैं, जीनोटॉक्सिक होते हैं, क्रॉसिव होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, शॉक सेंसिटिव होती है। इसके बाद हैजर्ड फ्रॉम जीनोटॉक्सिक की वजह से म्यूटेशन हो सकती है। हैजर्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव की वजह से हेडेक, डिजीनेस, वॉमिटिंग या जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और पब्लिक सेंसिटिविटी हो सकती है।
ओके। अब आ जाते हैं स्टेप्स इन द वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर नंबर वन आपने वेस्ट को सेग्रीगेट करना होता है। अब यहाँ पे नॉन रिस्क वेस्ट कहते हैं कि जो नॉन रिस्क वेस्ट उसको ब्लू कंटेनर में डालना है या ब्लू प्लास्टिक बैग में, जो रिस्क वेस्ट है उसको येलो में डालना है, जो शार्प्स वाले आपको उसको सेपरेट येलो में डालना होता है। लेकिन ये कलर कोडिंग गलत लिखी है, मैं आपको सही बताता हूँ। वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट कलेक्शन है। वेस्ट कलेक्शन के अंदर आपने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव है, लाइक फेस मास्क आ जाएगा, एप्लन आ जाएगा, लेग प्रोटेक्टर है, इंडस्ट्रियल गुड आई प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा। फिर वेस्ट को अपने ट्रांसपोर्ट करना ऑन या ऑफ साइड के बाद वेस्ट की स्टोरेज करनी है, लास्ट में वेस्ट की डिस्पोजल करनी है। अब एग्जाम में आपके वेस्ट डिस्पोजल के मेथड पूछे जाते हैं। तो नंबर वन इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन के आगे मजीद टाइप्स देखने को मिलते हैं। डबल चैम्बर पायरोलिटी के सबसे अच्छा काम का यही होता है। इसके बाद सिंगल चैम्बर फर्नेस इंसिनरेटर, इसके बाद रोटेटरी किल। तो इंसिनरेटर के अंदर मजीद तीन चीजें आती है। नंबर वन सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर या रोटेटरी किल आ जाती है। नंबर टू केमिकल डिसइंफेक्शन है। नंबर थ्री वेट थर्मल ट्रीटमेंट या ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट है। माइक्रोवेव रेडिएशन है, लैंड डिस्पोजल है, इनर्टाइजेशन है। तो कौन कौन से होती है? इंसिनरेशन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। केमिकल डिसइंफेक्शन है, वेट थर्मल ट्रीटमेंट, ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट है, माइक्रोवेव रेडिएशन है, लैंड डिस्पोजल है या इनर्टाइजेशन है। ये आपने चीजें नोट कर लेनी है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, ये भी हो गया है। अब स्क्रीनिंग और इम्यूनोलॉजी वाला टॉपिक रह गया है। ओके, तो पहले हम स्क्रीनिंग वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इम्यूनोलॉजी वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। ओके, और बोरिंग भी है। ओके, स्क्रीनिंग की तरफ आ रहे थे। स्क्रीनिंग क्या होती है? द सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज डिजीज, किसी अनरिकॉग्नाइज डिजीज को देखना या डिफेक्ट को देखना बाय मींस ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट, एग्जामिनेशन या अदर प्रोसीजर, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग बोलते होते हैं, क्लियर। अब स्क्रीनिंग डिफर करती है फ्रॉम द पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन। तो कैसे करेगी? कैपेबल ऑफ वाइड एप्लीकेशन है तो उसको छोड़ देती है। बल्कि अब यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग, नंबर वन स्क्रीनिंग के फायदे क्या होते हैं? आपने क्या करना है? केस डिटेक्शन है। केस डिटेक्शन को देखने के लिए एक होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, एक प्रिस्क्रिप्टिव होती है, दूसरा प्रोस्पेक्टिव होती है। ओके, ठीक हो गया। तो जो प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव वाले किसके लिए होती है? अपने लिए होती है। जो कि प्रोस्पेक्टिव वाले क्या होती है? दूसरे लोगों को बचाने के लिए होती है। तो प्रिस्क्रिप्टिव अपने लिए, जबकि प्रोस्पेक्टिव वाली दूसरे लोगों को बचाने के लिए होती है। इसके अलावा रिसर्च के लिए या एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं हम। टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग आगे तीन टाइप्स की होती है। मैस स्क्रीनिंग जो कि बड़े पैमाने पर की जाती है, फॉर एग्जाम्पल ऑल अडल्ट है। हाई रिस्क सेलेक्टिव स्क्रीनिंग, फॉर एग्जाम्पल जो सर्विस की स्क्रीनिंग है, लोअर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में की जाती है। या मल्टीफेस, मल्टीफेस के अंदर दो या दो से ज्यादा स्क्रीनिंग अप्लाई करोगे। अपॉर्चुनिस्टिक है, अपॉर्चुनिस्टिक में क्या होगे कि स्क्रीनिंग के अंदर बाय अपॉर्चुनिटी राइज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल जो स्क्रीनिंग है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, ओके, ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ केयर विजिट है, यंगर देन 30, तो बाई चांस अगर आपको देखने को मिले अपॉर्चुनिटी में, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग है, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ स्क्रीनिंग है कि स्क्रीनिंग नंबर वन कॉस्ट, ये पैसे लेती होती है। नंबर टू एडवर्स इफेक्ट आपको स्क्रीनिंग की वजह से देखने को मिल सकती है। स्क्रीनिंग की वजह से फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव या नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। आगे क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग है, ओके। तो स्क्रीनिंग के अंदर नंबर वन डिजीज के बारे में क्राइटेरिया, ओके। तो जो डिजीज है ना, डिजीज को इस क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, यानी जो डिजीज है ना, नंबर वन इसको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नंबर टू इसका लेटेंट या अर्ली सिम्टोमेटिक स्टेज होना चाहिए। नंबर थ्री इसका नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। नंबर फोर ऐसा टेस्ट हो जो कि डिजीज को पहले से डिटेक्ट कर ले, इससे पहले कि वो साइन सिम्टम करा ले। नंबर फाइव फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, का ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलेगी? स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर नंबर वन एक्सेप्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, सेफ्टी, रैपिडिटी, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब पहला एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबल होना चाहिए टू द पीपल। और नंबर टू रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि टेस्ट रिपीटेबल होना चाहिए और टेस्ट के वही सेम रिजल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वर वेरिएशन है, इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन या इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन, बायोलॉजिकल वेरिएशन है, ओके, या एरर्स रिलेटेड टू द टेक्निकल मेथड है। इसके बाद आ जाती है हाँ वैलिडिटी की तरफ आ जाती है, ओके। वैलिडिटी या एक्यूरेसी है, वैलिडिटी एक्यूरेसी का मतलब है ओके द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश दोज हु हैव डिजीज फ्रॉम दोज हु डू नॉट, यानी जिनको डिजीज है जिनको नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? वैलिडिटी बोलते हैं। जबकि एक्यूरेसी बोलते हैं द क्लोजनेस बाय विच मेजर्ड वैल्यू अग्रीड विद द टोटल ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू के नजदीक मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है, तो उसको वैलिडिटी, सॉरी इसको एक्यूरेसी कहते हैं। वैलिडिटी के अंदर डिजीज को नॉन डिजीज को स्पेसिफाई कर देना। बाकी कंपोनेंट्स ऑफ वैलिडिटी, तो कंपोनेंट्स ऑफ वैलिडिटी के अंदर आपकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी आ रही है। सेंसिटिविटी के अंदर आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो कि ट्रू पॉजिटिव होती है, और जबकि स्पेसिफिसिटी के अंदर ट्रू नेगेटिव आना शुरू हो जाती है, क्लियर। जबकि पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है? परफॉर्मेंस ऑफ अ टेस्ट के लिए जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है, ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल जो असल में पॉजिटिव आया है वो असल में कितने में डिजीज है, यानी जो टेस्ट जिनका पॉजिटिव आया क्या उनको वाकई में डिजीज है भी या नहीं, और जितने में नेक्स्ट में नेगेटिव आया तो कि वाकई में क्या उनको डिजीज नहीं भी है या है। इन शॉर्ट टेस्ट पॉजिटिव आया लेकिन डिजीज नहीं है, तो ये आपको खराब देखने को मिलेगा। बाकी इनके फार्मूले हैं, ओके। अब इनके फॉर्मूले कैसे करने हैं? 2x2 टेबल बना के करने हैं, बहुत इजी तरीके से बता देता हूँ। आपने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के अंदर आपने कैसे जाना है? आपने वर्टिकल जाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वाली में आपने हॉरिजॉन्टल जाना है। कैसे मैं बताता हूँ। सेंसिटिविटी कैसे मालूम करोगे आप?
ट्रू पॉजिटिव ओवर ए प्लस डी, यानी सेंसिटिविटी क्या होगा ए ओवर ए प्लस डी। स्पेसिफिसिटी क्या होती है ट्रू नेगेटिव यानी डी ओवर बी प्लस डी आ जाएगा। क्लियर। अब आ जाएगा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू तो ए ओवर ए प्लस बी, और जबकि नेगेटिव वाला क्या आ जाएगा डी ओवर सी प्लस डी। ओके, तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। बाकी परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव बहुत ईजी तरीके से बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव रिलेटेड होता है सेंसिटिविटी, तो 1 माइनस सेंसिटिविटी कितना आ जाएगा परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव, और परसेंटेज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव कितना आ जाएगा 1 माइनस स्पेसिफिसिटी आ जाएगा। यील्ड क्या होता है? यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज जो कि डायग्नोस हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग एफर्ट। अब ये यील्ड डिपेंड करते हैं नंबर वन सेंसिटिविटी के ऊपर, स्पेसिफिसिटी के ऊपर, प्रीवैलेंस के ऊपर, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती होती है। क्लियर। बाकी सैम्पलिंग की तरफ आ रहे थे। सैम्पल क्या होता है कि किसी भी होल में से छोटा सा पोर्शन होता है। अब पोर्शन फ्रॉम द होल विद ऑल इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं सैंपल बोलते हैं, और सैंपल लेने वाले प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। अब सैम्पलिंग क्या, दो टाइप होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है, स्ट्रेटिफाइड आ जाएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग आ जाएगा। ठीक है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के अंदर क्या होता है कि देयर इज नो अश्योरेंस दैट ईच एलिमेंट विल हैव अ सेम चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन अ सैंपल। इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है? एक्सीडेंटल सैम्पलिंग आ जाती है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। अब इनकी एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग को कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो सैंपल है वो हैफेजेड मैनर के अंदर ले गए। फॉर एग्जांपल है कि फर्स्ट 20 स्टूडेंट इन अ लेक्चर हॉल या स्टूडेंट्स इन अ प्ले ग्राउंड, यानी किसी भी जगह पर आपने हैफेजेडली किसी को भी रैंडमली पिक कर लिया। इसके बाद पर्पसिव, पर्पसिव के अंदर आपने कोई प्री डिटरमिन्ड आइडिया लेना, फॉर एग्जांपल डिफरेंट एज ग्रुप से 5 लेके 15 वाले में लेना है। इसके बाद कोटा सैम्पलिंग का, कोटा के अंदर आपने क्या लेना है? स्ट्रेट ऑफ पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना, उसके अलावा आपने प्रोपोर्शन मालूम करना होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोटा पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल है कि एक क्लास है जिसमें 60% फीमेल है, 40% मेल है, तो आपने क्या बनाया? लेयर्स बनाई है, और उन लेयर्स में आपने प्रोपोर्शन उठाने हैं। लाइक आपने जो 60% आपने फीमेल से लेना, 40% आपने मेल से लेना होता है। ठीक है। बाकी स्नोबॉल सैम्पलिंग की तरफ आ रहे थे। स्नोबॉल सैम्पलिंग का कॉन्फिडेंशियल सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेनी है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल से, एडिक्ट से या प्रोस्टिट्यूट से लेनी होती है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं उसकी तरफ कि हमारा अब हमने कैसे आइडेंटिफाई करना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? ईच यूनिट हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। ठीक है। सिंपल रैंडम में क्या होगा? आपने सिंपल रैंडम में अपने नंबर असाइन करना होता है। ठीक है। ओके, अगर पॉपुलेशन बिल्कुल होमोजीनियस है तो आपने सिंपल रैंडम को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। ओके, या फिर अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है और अगर आपको फॉर एग्जांपल डिवाइड करने से कोई प्रॉपर आंसर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल टोटल पॉपुलेशन आपके पास 100 है, ओके, और सैंपल आपने 10 का लेना है, और आपने इंटरवल कितने का लेना है? 10 का इंटरवल लेना। तो अगर आप इंटरवल लेना चाह रहे हो तो आप सिस्टमैटिक को यूज़ करोगे। जो क्लस्टर सैंपल का, क्लस्टर के अंदर क्या करना? आपने क्लस्टर बनाना शुरू कर देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक शहर के लेना है, मुल्तान के लेना है, तो मुल्तान के मोहल्ला, विलेज, बिल्डिंग, अपार्टमेंट है। ओके, यानी अगर आपके पूरे इंटायर एरिया का लिस्ट नहीं है, ओके, लिस्ट अवेलेबल नहीं है, तब आपने क्या लेना है? क्लस्टर सैंपलिंग करनी था। फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन इसकी क्लासिकल एग्जांपल है। स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड के अंदर आपने क्या सिस्टमैटिक वे के अंदर आपने सैंपल लेना होता है। ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड ये होता है। इसके अंदर आपने क्या करना? नंबर वन पॉपुलेशन को आपने स्टेटा में बनाना अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आपने क्या करना? रैंडम या सिस्टमैटिक सैंपलिंग को फॉलो करना है, ओके, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, इसमें चांसेस ऑफ एरर कम होता है, सैंपलिंग एरर मालूम कर सकते हैं, जो रिजल्ट जनरलाइज होते हैं बहुत ऑथेंटिक होता है। तो यह तो हो गया सैंपलिंग वाला। उसके बाद इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर है। ओके, तो इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। अब इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा खुशक चैप्टर है। ओके, फेलियर ऑफ ओपीवी वैक्सीन, ये भी एग्जाम में अच्छी आ सकती है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं ना, वॉयल, वॉयल के अंदर क्या होते हैं? एक से ज़्यादा डोजेज ऑफ वैक्सीन आती है, जबकि एमपीएल के अंदर सिर्फ आपको एक डोज देखने को मिल सकती है। डायल्यूट के हम फ्रीज वैक्सीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रीज वैक्सीन कौन कौन सी होती है? ये एमसीक्यू आ सकता है, ये मैं बता देता हूँ। ओके, ऐसी कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जिनको आपने कोल्ड पार्ट में रखना होता है, लेकिन कभी भी आपने फ्रीज नहीं करना होता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो टाइफाइड हो गया, डीपीटी हो गया, यानी डीपीटी को रट्टा मान लो, डीपीटी। ठीक है। जबकि पोलियो, मीजल्स और बीसीजी जिनको आपने फ्रीज कर देना होता है, जिनको आप ड्राइड वैक्सीन भी कहते हैं। तो अब आपका हो जाएगा बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, बीएमपी। तो ये क्या होती है? हमारी फ्रीज वैक्सीन होती है, जिनको आपने फ्रीजर में रखना होता है। जबकि जिनको आपने कोल्ड में रखना लेकिन कभी भी फ्रीज नहीं करना, तो उसमें डीपीटी को रट्टा मार लेना है। क्लियर। बाकी यहाँ पर जो कोल्ड चेन इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, लाइक आपने वॉक इन कोल्ड रूम है, अच्छा, वैक्सीन कैरियर है, आइस पैक है, ओके, तो फ्लास्क है। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, मैं आपको किसी और किताब से बताऊंगा। ठीक है। तो अब इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ईपीआई में से सवाल आ सकता है।
तो ईपीआई को हम देख लेते हैं, बाकी हम इस वीडियो को ऑफ कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। ओके, तो आपने ईपीआई स्केड्यूल को कैसे याद रखना है, तो इसमें आपने टाइम ड्यूरेशन को रट्टा मारना है। पहले बर्थ हो जाएगा, फिर 6 वीक है, फिर 10 वीक है, 14 वीक है, 9 मंथ है, 15 मंथ और बूस्टर डोज आ जाएगी। ठीक है, 20 से लेकर 30 मंथ पे आ जाती है। अब पहले एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, उसका मेमोरी होता है एचबीओ। ओके, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और ओपीवी वैक्सीन आना शुरू हो जाती है। इसके बाद 6 वीक के अंदर आ जाती है हमारी पेंटावेलेंट आ जाती है, नीमोकोकल आ जाती है, रोटा आ जाएगी, ओपीवी वन आ जाएगा। बाकी इसके अंदर 10th वीक के अंदर आपकी वही आ जाएगी। ओके, और 14 के अंदर भी तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पे ना जो रोटा के बजाय आईपीवी आ जाती है। 9th मंथ के अंदर आपको मीजल्स, आईपीवी और टीसीवी देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है, 9th मंथ के ऊपर 15 की में भी देखने को मिल सकती है, मीजल्स और रुबेला आ जाती है। बाकी बूस्टर डोज आपने डीपीटी की और पोलियो की लगानी है, लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा की तरफ आ जाते हैं तो आपने डीटी लगानी है, डीपीटी पर्टूसिस वाली नहीं लगानी। अच्छा, कुछ ऐसी वैक्सीन है जो कि ईपीआई के अलावा है लेकिन बच्चों को लगाई जाती है, यानी ईपीआई में इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल येलो फीवर की वैक्सीन है, मेनिंजाकोकल की वैक्सीन है। जो मेनिंजाकोकल की वैक्सीन है ना, ये सऊदी अरब वाले में जो हज करने जा रहे हैं तो उससे पहले लगवाते हैं। कोलेरा हो गया, टाइफाइड इंक्लूडेड है, रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, मम्स हो गया, तो ये एक्स्ट्रा डिजीज है जिनकी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है ईपीआई में। ठीक है, ओके, अब हज करने के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन सी वैक्सीनेशन है, मेनिंजाकोकल है, फ्लू वैक्सीन है और पोलियो वैक्सीन आ जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नोट कर लेना, अफ्रीका में जाने के लिए तो अपने सबसे इंपॉर्टेंट है अफ्रीका के लिए जो कंपलसरी वैक्सीन है ना, वो हमारी येलो फीवर वैक्सीन होती है। इसका जो तकरीबन जो इसकी इम्यूनिटी होती है 10 दिन से स्टार्ट होती है, 10 साल तक जाती होती है। क्लियर, ये तो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे टेटनस लिखा हुआ है और टेटनस को छोड़ देती है। अच्छा, यहाँ पे चाइल्ड बेरिंग एज के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है टेटनस की लिखी हुई है, यस चाइल्ड बेरिंग, अभी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन किया है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन किया है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नॉन प्रेग्नेंट वुमन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट डोज है ना, वो किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं टीटी वन की। जो टीटी टू है वो 1 मंथ आफ्टर द टीटी वन है। ओके, जो थर्ड वाली है वो 6 मंथ के लिए, फिर 1 ईयर और 1 ईयर को आपको याद रख लेना है। ठीक है, ओके, ये भी हो जाएगा। बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो शायद यहाँ पे लिखी है 95 वाले पेज पे है, इससे भी आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। ओके, तो फॉर ऑल मदर्स ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज तो फर्स्ट डोज एनी टाइम 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 1 ईयर। जबकि फॉर प्रेग्नेंट मदर तो फर्स्ट डोज 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या 16 से लेकर 20 में लगाई जाती है, 16 से लेकर 20 हफ्ते में। ठीक है, और जो सेकंड वाली है ना 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या 20 से लेकर 24, वैसे 16 से लेकर 20 और 20 से लेकर 24 ये ज़्यादा आसान काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये कवर हो जाएगा। ओके, बाकी प्री एक्सपोयर किन किन की होती है, प्री एक्सपोयर आपकी होती है हेपेटाइटिस बी की होती है, रुबेला की होती है, टेटनस की होती है। बाकी HRT में रुबेला को काट के रेबीज लिख दो तो ये पोस्ट एक्सपोयर बन जाएगा। ठीक है, बाकी टेटनस की यहाँ पर बताई हुई है वैक्सीन अवेलेबल है टेटनस की, टाइम ड्यूरेशन, बाकी ये तो मिक्स भी बहुत हो जाते हैं। अच्छा, काजेज ऑफ फेलियर ऑफ ओपीवी इन पाकिस्तान, तो नंबर 1 है कि वैक्सीन से रिलेटेड है, नंबर 2 बच्चे से रिलेटेड है, नंबर 3 मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, बच्चा अवेलेबल है लेकिन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, या माँ से रिलेटेड है, या फिर इम्यूनाइजेशन स्टाफ से रिलेटेड है, या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं हुई है। अच्छा, ये नोट कर लेना कि BCG की जो इम्यूनिटी है ना 10 से लेकर 12 साल में होती है, मीजल्स की 10 से लेकर 12 दिन में होती है, जबकि 10 से लेकर 12 हफ्ते आ जाएगा, और 10 से लेकर 10 साल तक हमारी आ जाती है येलो फीवर की आ जाती है। जबकि डीपीटी के अंदर थर्ड डोज के ऊपर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, डेट इज़ वाई उसकी 3 डोज लगाई जाती है, 6, 10 और 14 के ऊपर। ओके, अच्छा, ये नोट कर लेना कि जो पोलियो वैक्सीन है 2 टाइप की होती है, OPV और IPV। जो OPV होती है उसको 7 वैक्सीन कहते हैं, इसमें लाइव एटीन्यूएटेड आपको देखने को मिलता है, मोर इफेक्टिव होती है, इजीली गिवन होती है, चीपर होती है, बहुत इंटेस्टिनल और सिस्टमिक इम्यूनिटी जनरेट करती है। IPV पारेंटली दी जाती है, उसको साक बोलते हैं, ये कॉस्टली होती है, सिस्टमिक प्रोडक्शन देगी, इनका डिफरेंस लिखा हुआ है। यानी OPV ओरली दी जाती है, पारेंटली दी जाती है, इसको सैबिन बोलते हैं, इसको साक बोलते हैं, चीपर है ये है, ये महंगी है। ठीक है, ओके, ये इंटेस्टिनल और सिस्टमिक इम्यूनिटी दोनों को एक्टिवेट करती है, सिर्फ सिस्टमिक को करती है, इसके लिए आपको ट्रेन पर्सन भी चाहिए, जबकि ईजी टू गिवन है। ओके, जो पोलियो वैक्सीन है आल्सो नोन एज पोलीवेलेंट और ट्राईवेलेंट वैक्सीन। अगर बच्चा पोलियो से सफ़र कर रहा है तब भी आप पोलियो वैक्सीन दे सकते हो, एज इट इज़ नॉट क्लियर कि कौन सी हमें पोलियो की स्ट्रेन एक्टिव है। ठीक हो गया, OPV इज प्रेफर्ड इन पाकिस्तान है। पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम 1994 में स्टार्ट हुआ था बाय WHO है। एवरी ईयर 2 पोलियो डेज आर सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल लेवल है, WHO ने इसको स्टॉप कर दिया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक चालू कर रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट फुली सक्सेसफुली येट। तो काज ऑफ फेलियर ऑफ OPV वैक्सीन, तो नंबर 1 है कि वैक्सीन, ओके, बच्चा भी है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है वैक्सीन दे रहे हो, माँ से रिलेटेड इम्यूनाइजेशन, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, कम्युनिटी या टाइम फॉर इम्यूनिटी।